एक नल्ला और कमजोर लड़का जिसके पास कोई भी अच्छी स्किल नहीं है, लेकिन एक दिन वो डंजन में जाता है जहां उसको एक आइटम लड़की मिलती है जो अपनी पावर अपने हीरो को ट्रांसफर कर देती है। और अपने हीरो के पास फ्रेंड विथ बेनिफिट वाली बेस्ट फ्रेंड भी है। तो अपने हीरो की किस्मत एकदम से कैसे चमक गई, डंजन वाली लड़की ने अपनी पावर हीरो को क्यों दी और आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। ये है हमारा हीरो नोवार, जो एक बैरन का दूसरा बेटा है जिसने हाई स्कूल के बाद अपनी पढ़ाई छोड़कर काम शुरू करने का फैसला किया है। जब वो अपने पहले दिन के लिए तैयार हो रहा था तो उसने अपने लिविंग रूम पर अपने पापा को घुटनों पर और अपनी माँ को चिंता में देखा। नोवार को पता चला कि विस्काउंट का बेटा उसकी जगह ले चुका है और अब वो लाइब्रेरी में काम नहीं कर पाएगा। नौकरी खोने के बाद नौर ये रिवील करता है कि वो बैरोनेट क्लास से बिलोंग करता है, जो सबसे लोवेस्ट क्लास में से एक है। तभी उसकी बहन गुस्से में वहां आती है और नोवार को गले लगाती है। वो सजेस्ट करती है कि नोवार हीरो एकेडमी में एनरोल करे और उसे ये यकीन दिलाती है कि अगर वो फेल भी हो गया तो वो उसका सपोर्ट करेगी। वो समझती है कि जो लोग एकेडमी से ग्रेजुएट होते हैं उन्हें हंटर या नाइट बनने का मौका मिलता है। उसके हिसाब से ये एक स्टेबल जॉब है नोवार के लिए। नोवार को एंट्रेंस एग्जाम पास करने में अपने आप पर शक हो रहा था, पर उसकी बहन लगातार उसे इंसिस्ट करती है। आखिरकार नोवार मान जाता है। बाद में जब नोवार गली में चल रहा होता है तो उसकी मुलाकात एमा से होती है, जो एक ड्यूक की बेटी है और उसके बचपन की दोस्त। एमा का परिवार अमीर है लेकिन उनके मम्मी पापा क्लोज फ्रेंड रहे हैं, इसलिए वो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। एमा एक्साइटेडली बताती है आज उसके लिए एक अच्छा दिन होगा लाइब्रेरियन के तौर पर, वो भी नौर के साथ। जब नोवार उसे बताता है कि वो लाइब्रेरी में काम नहीं कर सकता क्योंकि विस्काउंट के बेटे के इंटरफेरेंस के कारण उसकी जॉब छूट गई, तो एमा बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि वो नोवार के साथ काम करने के लिए ही तो लाइब्रेरियन बनी थी। एमा ने नोवार की यूनिक एबिलिटी के बारे में भी कुछ अच्छी न्यूज शेयर करने का प्लान बनाया था। जब एमा क्यूरियस होती है, नोवार रिवील करता है कि उसके पास ग्रेट सेज की पावर है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है जो उसे एक बुढ़े आदमी को समन करने की पावर देती है जिसके पास दुनिया की बहुत सारी नॉलेज है। ये पावर दुनिया के सबसे अजीब पावर में से एक है। नोवार बताता है उसके पेरेंट्स तब बहुत खुश हुए थे जब उन्हें चर्च में उसकी एबिलिटी को डिस्कवर किया था, लेकिन नोवार मानता है कि वो अपनी पावर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि जब भी वो ग्रेट सेज से कोई सवाल पूछता है तो उसे बहुत तेज सर दर्द होता है, वो भी इतने छोटे मोटे क्वेश्चन करने पर, जैसे आज के दिन बारिश होगी या धूप होगी। ये सवाल भी नोवार को इंटेंस माइग्रेन देते हैं। ये सुन के एमा उसे एक बुक में पढ़ी हुई बात बताती है। उसमें लिखा था कि जब आखिरी बार ग्रेट सेज को ये सर दर्द हुआ था तो उसने अपनी सभी पत्नियों को इकट्ठा किया और उन्हें किस किया जिससे उसका माइग्रेन दूर हो गया। नोवार ग्रेट सेज को समन करता है। बुढ़ा आदमी आता है और नोवार हीरो एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम को पास करने और उसकी पावर को बढ़ाने का तरीका पूछता है। सेज नोवार को सलाह देता है कि वो एक हिडन डंजन को एक्सप्लोर करे जो 1500 मीटर साउथ ईस्ट में है। जैसे ही सेज डंजन के बारे में ज्यादा डिटेल देने लगता है तो वो एकदम से गायब हो जाता है, जिसके बाद नोवार को फिर से सर दर्द होने लगता है। एमा जल्दी से एक सॉल्यूशन ऑफर करती है और फिर उसे किस करने का ऑफर देती है। सीन चेंज होता है और नोवार को डंजन के एंट्रेंस पर दिखाया जाता है जो अपने मिशन के लिए पूरी तरह तैयार है। वो अपने साथ अपने पापा की तलवार भी लेके आया है। जैसे ही वो अंदर घुसने लगता है उसे एक बहुत बड़ा दरवाजा मिलता है जिसे वो सेज के दिए हुए स्पेल से खोल लेता है। आगे एक्सप्लोर करते हुए नोवार को एक बंधी हुई औरत मिलती है जो अपनी टेलीपैथिक पावर से उसे हॉल तक गाइड करती है। वो नोवार से उसको अपना सर टच करने को कहती है और जब नोवार ऐसा करता है तो वो उसके साथ एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेती है। उस औरत का नाम ओलिविया है। ओलिविया बताती है वो इस डंजन में फंसी हुई है क्योंकि वो अकेले अंदर आई थी और उसकी एक मॉन्स्टर से फाइट हो गई। जब उसने मॉन्स्टर को मारा तो एक ट्रैप एक्टिवेट हो गया जो उसको पकड़ के बैठा है पिछले 200 सालों से। नोवार ओलिविया की कहानी से हैरान हो जाता है और उसे आजाद करने की सोचता है, पर ओलिविया उसे वार्न करती है कि उन चेन को तोड़ना खतरनाक होगा क्योंकि चेन को तोड़ने से ओलिविया की मौत हो जाएगी। अब अपनी सिचुएशन के बावजूद ओलिविया समझती है कि उसने नॉर को अपने पास इसलिए बुलाया क्योंकि वो काफी अकेला महसूस कर रही थी और उसे किसी से बात करना था। फिर ओलिविया नोवार से कहती है वो अपने माथा उसके माथे पे रखे ताकि वो अपनी सारी पावर नोवार को ट्रांसफर कर सके क्योंकि वो जब तक चेन से बंधी हुई है तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। पावर ट्रांसफर करने के बाद ओला
ओलिविया उससे कहती है अब वो उसे अपना मास्टर बुला सकता है। वो समझाती है कि नई पावर के साथ नोवार यूनिक एबिलिटी बना सकता है और उन्हें ऑब्जेक्ट के जरिए दूसरों को दे सकता है। नोवार के पास एडिटिंग की स्किल होती है जो उसे अपनी या दूसरों की एबिलिटी को मॉडिफाई करने की पावर देती है, लेकिन ओलिविया नोवार को चेतावनी देती है कि वो अपनी पावर का संभल कर इस्तेमाल करे। अपनी एबिलिटीज को इस्तेमाल करने के लिए नोवार को लाइफ पॉइंट मतलब एलपी की जरूरत होती है। जितना ज्यादा पावरफुल एबिलिटी होगी उतनी ज्यादा एलपी कंज्यूम होगी। ओलिविया समझाती है कि नोवार एलपी कमा सकता है उन एक्टिविटीज जो उसे खुशी देती हैं, जैसे किसी अट्रैक्टिव इंसान के साथ डाटा ट्रांसफर करना, डिलीशियस या लग्जरी खाना खाना या पैसे कमाकर उन्हें खर्च करना। ओलिविया नोवार को सिखाती है कि वो अपने एलपी कैसे चेक कर सकता है और अपनी एबिलिटी का सही उपयोग कैसे करे। नोवार अपना पहला ऑब्जेक्ट बनाता है, वो भी हवा में डस्ट को कंडेंस करके, और स्टोन बुलेट को शूट करना सीखता है। लेकिन ये करने से वो काफी थक जाता है और समझ जाता है कि उसे अपने एलपी को जल्द से जल्द रिफिल करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। सीन चेंज होता है और नोवार को अपनी बहन के पैरों पर लेटे हुए दिखाया जाता है, जहां वो उससे एक हग मांगता है और उसकी एलपी इंक्रीज हो जाती है। अगले दिन नोवार पार्क में एमा से मिलता है और उससे भी हग मांगता है अपने एलपी को बढ़ाने के लिए। ये एक मेमोरी ट्रिगर करता है जिसमें नोवार ओलिविया से पूछता है कि एकेडमी एग्जाम पास करने के लिए उसके पास कोई स्किल है। ओलिविया एनालिटिकल आई की पावर दिखाती है और नोवार से टेस्ट करता है। जब वो एमा की एबिलिटी को एनालाइज करता है, एमा बताती है उसका गला दर्द कर रहा है उसके बड़े बड़े तरबूजों के साइज की वजह से। ये सुनकर नोवार अपने क्रिएशन पावर टेस्ट करने का मौका लेता है और उसके बड़े बड़े तरबूजों का साइज छोटा कर देता है, लेकिन एमा इससे खुश नहीं होती और उसे वापस ओरिजिनल साइज में लाने को कहती है। नोवार को अपनी एडिट एबिलिटी का यूज करना पड़ता है ताकि वो चेंज रिवर्स कर सके और वो अपनी एलपी वेस्ट करने के लिए बहुत गिल्टी महसूस करता है। नोवार का पहला दिन हीरो एकेडमी में होता है। उसे पता चलता है वो मोस्टली लड़के और विस्काउंट से घिरा हुआ है जो उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो एक बैरोनेट है। इस वजह से कोई भी उसके साथ टीम अप नहीं करना चाहता। पहले मिशन के लिए नोवार को मॉन्स्टर मटेरियल कलेक्ट करना होगा। यहाँ पर नोवार उदास और अकेलापन महसूस करता है, लेकिन हैरान हो जाता है जब एमा वहां आती है और उसके टीममेट बनने का ऑफर देती है। वो बताती है कि उसने लाइब्रेरी में अपनी जॉब छोड़ दी ताकि वो हीरो एकेडमी में नोवार के साथ मिलकर काम कर सके। थोड़ी देर बाद एक लड़की जिसका नाम लियोनोरा है वो भी उनकी टीम में आने की इच्छा व्यक्त करती है। हालांकि वो अभी भी नोवार के लो सोशल स्टेटस को लेकर उससे नफरत करती है। प्रोफेसर स्टूडेंट को बताते हैं उनके पास सुबह तक मॉन्स्टर मटेरियल डिलीवर करने का वक्त है। दूसरे स्टूडेंट प्लान बना रहे होते हैं कि वो मॉन्स्टर खरीद के ट्रैप लगाएंगे ताकि रिच स्टूडेंट को फायदा हो। लियोनोरा सजेस्ट करती है कि वो अलग अलग काम करे, लेकिन नोवार को एक आइडिया आता है क्यों ना वो डंजन में जाके मॉन्स्टर को मार के उनका मटेरियल इकट्ठा कर ले। सीन चेंज होता है और नोवार एक डेड रीपर से मिलता है जो सबसे पावरफुल मॉन्स्टर में से एक है जिसकी लेवल 99 है, जबकि नोवार की लेवल सिर्फ 23 है। डेड रीपर नोवार पर साइट से अटैक करता है और नोवार अपनी पावर से उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास कम एलपी होती है। एक वीक पावर का वो यूज करके डेड रीपर को थोड़ी देर रोकता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ ड्रेन होने लगती है और वो घुटनों पर गिर जाता है। इसलिए वो फुल पावर से अपने लास्ट स्टोन बुलेट क्रिएट करता है और डेड रीपर के चेस्ट को छेद कर उसे मार डालता है। इस जीत से नोवार का लेवल 33 हो जाता है। अगले दिन प्रोफेसर टॉप 3 टीम्स की अनाउंसमेंट करने के लिए तैयार होते हैं। नोवार को याद आता है जब उसने ओलिविया से पूछा था कि डेड रीपर को मारना टेस्ट पास करने के लिए काफी होगा कि नहीं, तो ओलिविया ने कंफर्म किया था कि ये काफी होगा। प्रोफेसर सेकंड और थर्ड प्लेस की टीम की अनाउंसमेंट करता है और फिर फाइनली बताता है कि नोवार की टीम ने एग्जाम जीत लिया। सेकंड प्लेस टीम से 10 गुना ज्यादा पॉइंट के साथ नोवार, एमा और लियोनोरा अपनी अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री से हैरान हो जाते हैं। प्रोफेसर एक्सप्लेन करता है कि डेड रीपर का स्कल डिलीवर करके उन्होंने सिर्फ एग्जाम पास नहीं बल्कि एकेडमी की एक नई हिस्ट्री बना दी। नोवार के परिवार को एंट्रेंस एग्जाम जीतने की खबर मिलती है और वो काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी खुशी तब कम हो जाती है जब वो स्कूल की ट्यूशन फीस देखते हैं जो 3 लाख रील्स होती हैं, इंस्टाग्राम वाली नहीं, पैसे की बात हो रही है।
जिससे नोवार परेशान हो जाता है कि वो कैसे स्कूल की फीस अफोर्ड करेगा। सीन चेंज होता है और नोवार अपने मास्टर के पास डंजन में जाता है ताकि उससे फीस के बारे में बताए। मास्टर ओलिविये सजेस्ट करती है कि वो मास्टर को मारकर और उनके मटेरियल बेचकर पैसे कमा सकता है। नोवार हेजिटेट करता है क्योंकि एकेडमी एग्जाम का इंसिडेंट के बाद वो अपने ऊपर और ज्यादा अटेंशन नहीं खींचना चाहता। उसे याद आता है जब उसने लियोनोर से कहा था कि वो डेड रीपर को मारने का क्रेडिट ले ले, क्योंकि एक काउंट की बेटी के लिए रिकॉग्नाइजेशन मिलना आसान होता है, जबकि एक सिंपल बैरोनेट जैसे नॉर को अक्सर लोग कचड़ा समझते हैं। नोवार अपने मास्टर को बताता है कि उसने अपने क्लासमेट को अपने सारे एक्शन का क्रेडिट लेने दिया। मास्टर ओलिविये रिस्पॉन्ड करती है कि इस सिचुएशन में पैसे कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो है एडवेंचर गिल्ड ज्वाइन करना। बाद में नॉर्थ सिटी में एडवेंचर गिल्ड में रजिस्टर करने जाता है और वहां उसकी मुलाकात लोला से होती है, जो रिसेप्शनिस्ट है। लोला एडवेंचर के डिफरेंट टाइप एक्सप्लेन करती है, जिसमें कुछ लोग नेचुरल एक्सट्रैक्ट गैदर करते हैं, कुछ मॉन्स्टर को मारते हैं और कुछ डंजन एक्सप्लोर करते हैं। इन सब एडवेंचर्स को रैंक में कैटेगराइज किया जाता है, जो डिसाइड करता है कि वो कौन से मिशन अंडरटेक करेंगे और कितने पैसे कमाएंगे। लोला नोवार को यकीन दिलाती है कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसकी रैंक इंक्रीज हो सकती है। लोला उसे एक सीट देती है जिसमें उसे अपनी एबिलिटी लिखनी होती है, लेकिन नोवार थोड़ा नर्वस महसूस करता है। लोला उसे भरोसा करने को कहती है, जो भी इंफॉर्मेशन नोवार लिखेगा वो गिल्ड के अंदर क्लासिफाइड रहेगी। नोवार लोला पर भरोसा करता है और अपनी इंफॉर्मेशन फिल करता है, लेकिन लोला को शक होता है कि वो अपनी एबिलिटी के बारे में झूठ बोल रहा है। लोला रिवील करती है कि जिस गिल्ड में वो है उसका नाम ऑर्डन है, वही गिल्ड जिससे ओलिविये बिलोंग करती है। नोवार अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता और पूछता है कि क्या लोला उसके मास्टर के बारे में बात कर रही है, लेकिन तुरंत अपनी बात पर पछताता है। लोला समझ जाती है कभी कभी कुछ धोखेबाज आते हैं जो ओलिविये के सक्सेसर होने का दावा करते हैं। लोला नोवार के ओलिविये के सक्सेसर को टेस्ट करने के लिए एक बुक निकालती है और एक्सप्लेन करती है कि अगर नोवार सच बोल रहा है तो उसकी सारी एबिलिटी इस बुक में लिखी हुई मिलेगी। लोला नोवार से कहती है कि वो अपना हाथ उस बुक पर रखे। अपने आप पर कॉन्फिडेंट महसूस करते हुए नोवार लोला से एक बैट लगाने का प्रपोजल देता है। नोवार सजेस्ट करता है अगर उसकी एबिलिटी बुक में लिखी मिलती है तो लोला को अपनी स्कर्ट उठा के अपनी अंडरगारमेंट दिखानी होगी और उससे माफी मांगनी होगी। लेकिन नोवार के बुक में हाथ रखने के बाद वो सरप्राइज हो जाती है और रियलाइज करती है कि नोवार सच में ओलिविये का ट्रू सक्सेसर है, क्योंकि उसकी एबिलिटी बुक में दिखती है। लोला अब अपना वादा पूरा करती है और अपनी स्कर्ट ऊपर करके उसको अपनी अंडरगारमेंट दिखाती है। अंडरगारमेंट देखकर नोवार बहुत खुश हो जाता है और उसकी एलपी इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद नोवार लोला को बताता है कि उसे एक हफ्ते के अंदर 3 लाख रील्स मतलब पैसे कमाने हैं ताकि वो अपनी ट्यूशन फी दे सके। लोला उसे एक मिशन असाइन करती है जिसमें उसे रेनबो ग्रास हॉपर पकड़ने हैं। नोवार हेजिटेट करता है क्योंकि इन ग्रास हॉपर इंसेक्ट को पकड़ना बहुत मुश्किल माना जाता है, लेकिन लोला उसे मोटिवेट करती है कि वो अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखे कि वो आसानी से ये काम कर लेगा। फिर लोला नोवार के पास आकर धीरे से उससे कहती है उसे पावरफुल आदमी बहुत पसंद आते हैं। ये सुनकर नोवार मिशन पर चला जाता है और सोचता है कि क्या उसे सेज को समन करना चाहिए ताकि वो आसपास के रेनबो ग्रास हॉपर का पता बता दे, चाहे इससे उसे हेडेक ही क्यों ना हो जाए। वो ये भी सोचता है कि एमा का उसके पास होना और उसकी किस उसका दर्द कम कर सकती है, लेकिन वो समझता है कि वो हमेशा एमा पर डिपेंड नहीं रह सकता। वो अपने कंसर्न के बावजूद डिसाइड करता है कि वो सेज को समन करेगा। उसकी हेल्प के लिए सेज नोवार को आसपास के रेनबो ग्रास हॉपर की लोकेशन बताता है। नोवार मेंशन करता है कि हेडेक सहने लायक है और अपनी तलाश शुरू करता है। आखिरकार वो अपने पहले रेनबो ग्रास हॉपर सक्सेसफुली ढूंढ लेता है, लेकिन सेलिब्रेट करने से पहले एमा सीन पर आ जाती है। एमा नाराज है क्योंकि नॉर ने उसे गिल्ड ज्वाइन करने के फैसले के बारे में नहीं बताया था। नोवार उसे समझाता है कि वो उसे किसी भी खतरे से दूर रखना चाहता है, इसलिए उसने नहीं बताया। इसके जवाब में एमा से याद दिलाती है कि उनके बचपन के वादे की कि वो हमेशा साथ रहेंगे जब तक मौत उन्हें अलग ना कर दे, उसका क्या होगा। एमा सजेस्ट करती है कि बेस्ट तरीका रेनबो ग्रास हॉपर ढूंढने का सेज को समन करना है। नोवार एमा को भरोसा दिलाता है कि उसे किस करके
वो अपना सर दर्द ठीक कर सकता है, लेकिन नोवार कोशिश करता है बताने की कि अब उसे सेज को समन करके उतना ज्यादा हेडेक नहीं होता, तो अब उसे एमा के किस की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सुनकर एमा उदास हो जाती है। नोवार उसका रिएक्शन देखकर एमा को बताता है कि उनकी पुरानी दोस्ती और बचपन के कनेक्शन उन्हें एक फ्रेंडली ग्रीटिंग के शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोवार और एमा मिलकर काफी रेनबो ग्रास हॉपर कलेक्ट कर लेते हैं। बाद में लोला आती है और नोवार को 2,50,000 रील्स का पेमेंट देती है। इतने ज्यादा पैसे देखकर नोवार एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसने कभी इतने बड़ी रकम पहले अपने हाथों में नहीं देखी थी। लेकिन उसे अभी भी 50,000 रील्स और कमाने हैं ताकि वो अपनी ट्यूशन फीस पूरी कर सके। लोला नोवार को उसकी प्रोग्रेस के लिए उसकी तारीफ करती है और सजेस्ट करती है कि अगर वो ऐसे ही परफॉर्म करता रहा तो जल्दी उसका रैंक बढ़ जाएगा। वो उसे नेक्स्ट टास्क असाइन करती है, लेकिन एमा थोड़ी जेलस हो जाती है जब वो देखती है कि लोला नोवार के साथ फ्लर्टी तरीके से बात कर रही है। नोवार और एमा के बीच एक झगड़ा शुरू होता है जब लोला और एमा दोनों नोवार के लिए अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करती हैं। दूसरे एडवेंचर दोनों लड़कियों के बीच की लड़ाई देखना चाहते थे, लेकिन नोवार बीच में आ जाता है और दोनों लड़कियों को मीठी मीठी बातें करके शांत कराने की कोशिश करता है। एमा नोवार का शुक्रिया अदा करती है मिशन में मदद करने के लिए, जबकि लोला उसे यकीन दिलाती है कि वो एक अच्छी एडवेंचर बनने की पूरी कोशिश करेगी। फिर लोला नोवार के पास आती है और पूछती है क्या वो कभी काम के बाद डिनर पर जा सकते हैं। ये देखकर एमा को गुस्सा आता है, क्योंकि लोला खुलेआम नोवार के साथ फ्लर्ट कर रही है, वो भी उसके सामने। बाद में नोवार और एमा गुजर रहे होते हैं जहां एमा काफी अपसेट थी। वो नोवार से अपनी फिक्र शेयर करती है और उसे वार्न करती है अगर वो लोला के साथ डिनर पर जाएगा तो लोला उसे किसी रूम में ले जाकर नुकसान पहुंचा सकती है। नोवार एमा की बातों में इंटरेस्टेड लगता है और उसकी बातें सुनकर खुश हो जाता है। एमा आगे कहती है कि अगर वो लोला के साथ किसी रूम में गया तो वो अपना गुस्सा लोला पर निकालेगी, ना कि उस पर। एमा बताती है कि वो एक खास तरीके के रैबिट को ढूंढ रही है जो इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो प्रपोज करती है कि अगर वो रैबिट को पकड़ लेते हैं तो उन्हें 50,000 रील्स मिल जाएंगी, जो नोवार को अपनी ट्यूशन फी के लिए चाहिए। लेकिन उनकी बातें अधूरी रह जाती हैं जब एक गॉब्लिन का ग्रुप उन लोगों पर अचानक से हमला कर देता है। तभी वहां एक जाइंट रैबिट आ जाता है और अपने हॉर्न से एक गॉब्लिन को मार देता है। नोवार एमा से पीछे हटने को कहता है, लेकिन एमा रैबिट को खुद मारना चाहती है, क्योंकि वो चाहती है कि अगर वो मिशन कंप्लीट करेगी तो लोला नोवार के साथ फ्लर्ट करना बंद कर देगी। रैबिट एमा पर हमला करता है, लेकिन एमा बहुत इजीली उसके अटैक को डॉज कर लेती है। फिर एमा अपनी विंड स्ट्राइक पावर का इस्तेमाल करके रैबिट पर एक जबरदस्त अटैक करती है, जिसके बाद वो कुछ और स्लैशेस लगाती है। लेकिन अचानक रैबिट एमा की तरफ छलांग लगाता है। तब नोवार बीच में आ जाता है और स्टोन बुलेट का इस्तेमाल करके रैबिट को दूर उड़ा देता है। नोवार और एमा एक जंगल में छुपने चले आते हैं और नोवार देखता है कि एमा उदास है, क्योंकि वो सोचती है कि वो रैबिट को हराने के लिए काफी वीक है। एमा की मदद करने के लिए नोवार अपनी एनालिटिकल आई एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। इस एबिलिटी से नोवार को पता चलता है एमा को अपनी पावर एनहांस करने के लिए बहुत सारी एलपी की जरूरत है, लेकिन वो समझता है कि एमा को ज्यादा स्ट्रांग तो बनना ही होगा, जिसके लिए उसे पॉइंट खर्च करने ही होंगे। नोवार एमा से उसे पावरफुल बनने के एक्सचेंज में कुछ मांगता है। एमा रैबिट को हराने के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाती है। तब नोवार उससे पूछता है क्या वो उसका कान चाट सकता है। ये सुनकर एमा नर्वस हो जाती है, लेकिन वो हाँ कर देती है। नोवार उसका हाथ पकड़कर उसे कंफर्ट कर देता है और उसका कान चाटना शुरू करता है। एमा को इतना मजा आता है कि वो प्लेजर में चीख मार देती है। उन्हें ये पता नहीं होता कि रैबिट उनकी चीखने की आवाज सुनकर उनके पास आ गया है। उस वक्त नोवार को आखिरकार इतने पॉइंट मिल जाते हैं कि वो एमा की पावर बढ़ा सके। जैसे ही नोवार कुछ करने की कोशिश करता है, रैबिट उन दोनों पर हमला कर देता है। पहले एमा को लगती है, फिर नोवार को, लेकिन नोवार अपने आप को बचा लेता है एक स्टोन शील्ड बनाकर। एमा अपनी नई पावर के साथ जाइंट रैबिट को अपने अटैक से मार देती है। फिर वो रैबिट का हॉर्न लोला के पास ले आते हैं अपने काम का सबूत देने के तौर पर। लोला हैरान हो जाती है और इम्प्रेस होती है कि एमा ने बिना किसी मदद के रैबिट को हरा दिया। इस पर एमा और लोला एक दूसरे से दोस्ती करना शुरू कर देते हैं।
और अपने पिछले रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं। रैबिट के मीट का जिक्र सुनकर नोआर कमेंट करता है कि ये दुनिया का सबसे डिलीशियस और रेयर मीट है। लोला एग्री करती है, ये मानते हुए कि जब एडवेंचर ऐसे रैबिट को मारते हैं तो वो अक्सर उसे तुरंत पकाकर खा लेते हैं। नोआर अपनी नई एबिलिटी डायमेंशनल पॉकेट का राज खोलता है, जो दूसरे डायमेंशन में चीजें स्टोर करने की एबिलिटी देती है। वो इस पावर का इस्तेमाल करके जाइंट रैबिट को फिर से समन करता है। नोआर की पावर देख के एमा और लोला खुशी के मारे उसे गले लगा लेते हैं, जिससे नोआर खुश हो जाता है। सब लोग उस रैबिट के डिलीशियस मीट के मजे लेते हैं जिसको एमा और नोआर ने हराया है। लोला मिशन का पेमेंट लेकर आती है और नोआर को बधाई देती है, क्योंकि अब उसके पास एकेडमी में एनरोल होने के लिए पूरे पैसे जमा हो गए हैं और अब नोआर अपने सपने को पूरा कर सकता है। नोआर को देखकर सब एडवेंचरर उसके लिए चेयर करते हैं और उसकी एकेडमी में एडमिशन होने पर उसको मुबारकबाद देते हैं। नोआर उनका शुक्रिया अदा करता है और ये मानता है कि ये सब उसकी मास्टर ओलिविये के बिना पॉसिबल नहीं होता। ऐसे मूवमेंट में ओलिविये नोआर के अचीवमेंट पर गर्व महसूस करती है। नोआर और एमा अपनी ट्यूशन फीस देके एकेडमी से निकलते हैं। जब वो चलते हैं, एमा नोआर से कहती है, भाई झुक जा, क्योंकि मारिया ड्यूक एल्बर्ट की बेटी आ रही है। नोआर थोड़ा क्यूरियस हो जाता है और अपनी एनालिटिकल आई एबिलिटी का यूज करके मारिया की एबिलिटी को देखता है, लेकिन वो सरप्राइज हो जाता है जब वो देखता है कि मारिया पर एक कर्स है जो उसकी 16th बर्थडे पर उसकी जान ले लेगा। ये नोआर का पहला दिन है और वो सुबह उठता है सिर्फ ये देखने के लिए कि उसकी बहन उसे बहुत प्यार से हक करना चाहती है, लेकिन उनका बाप उन्हें इंटरप्ट करता है। उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है नोआर और अपनी बेटी के प्यार भरे इस सीन को देखकर। फिर एमा नोआर का इंतजार कर रही होती है उसके घर के बाहर और दोनों मिलकर एकेडमी निकलते हैं। स्कूल पहुंचते ही नोआर बोलता है, यहाँ सबको एक मेडल पहनना है जो उनकी नोबल टाइटल दिखाता है और ये हमारे इकोनॉमिक स्टेटस बताता है। जब वो क्लास में एंटर करता है, नोआर के क्लासमेट उसको नीची नजरों से देखते हैं, क्योंकि बाकी सभी बड़े बड़े नोबल के लौंडा लौंडियां हैं। वैसे तो क्लास के लड़के एमा की ब्यूटी और उसके हायर इकोनॉमिक स्टेटस की तरफ खींचते हैं या उसके बड़े बड़े तरबूजों को देख के, लेकिन अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन फिर एटमॉस्फेयर बदल जाता है जब मारिया क्लासरूम में एंटर करती है। नोआर तो उसकी प्रेजेंस से ही उसका दीवाना हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो उसके रीच से बाहर है। लेकिन सरप्राइजिंगली मारिया नोआर की तरफ आती है और उसका पहला और लास्ट नेम लेती है। बाकी स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं कि मारिया एक बैरोनेट का नाम जानती है। मारिया बोलती है, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई नोआर, मुझे उम्मीद है हम अच्छे दोस्त बनेंगे। फिर वो एमा को ग्रीट करती है, जो थोड़ी सरप्राइज होती है क्योंकि ये उनका पहला इंटरेक्शन है। मारिया फिर उन्हें फेयरवेल बोल के ये कहकर कि हम बाद में मिलेंगे चली जाती है। इस एनकाउंटर के बाद एक लड़का जो पहले नोआर का मजाक उड़ाता था, अब उससे फ्रेंडली एटीट्यूड में अप्रोच करता है, लेकिन नोआर उसकी बातें डिसमिस करता है, ये कहकर भाई मैं अनइंटरेस्टेड हूँ तेरे पर, और वो एमा के साथ अपने रास्ते पर चलता रहता है। अब नोआर और एमा अपने पहले फाइटिंग क्लास में हैं। टीचर एलेना क्लास को बताती हैं वो 4 साल की उम्र से मर्सनरी का काम करती थी, लेकिन अब टीचर बन गई। वो लड़कों से कहती है, मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगी जब तक तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं कर देते, और ठरकी तरीके से अपनी लिप को लिक करती हैं सेल्फ डिफेंस कोर्स शुरू करने के लिए। टीचर नोआर को पहले पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाती हैं और कहती हैं, सबसे पहले तुम फुल पावर से अटैक करना, मुझे लगता है तुम मुझे टच नहीं कर पाओगे। नोआर अपनी वुडन शॉट के साथ अटैक करता है, लेकिन एलेना आसानी से इसे डॉज कर लेती है और रैपिड बैकवर्ड मूवमेंट करती है। टीचर बताती है ये टेक्निक रिट्रीट कहलाती है और ये क्लास में सबको सीखनी है। फिर वो नोआर को डिफेंड करने के लिए चैलेंज करती हैं। नोआर अपनी स्किल्स पे कॉन्फिडेंस लेकर बैठा है और सोचता है इस बार वो अपनी रिट्रीट टेक्निक को आसानी से रेप्लिकेट कर लेगा, लेकिन एलेना ने उसे एकदम सरप्राइज कर दिया एक तेज अटैक करके, जिससे नोआर को डिफेंड करने का मौका नहीं मिलता। दर्द से थोड़ी देर बाद रिकवर होने पर एलेना उसे कहती है अगर वो सही से रिट्रीट यूज कर लेता है तो उसे कुछ ऐसा रिवॉर्ड मिलेगा जो उसे बहुत पसंद आएगा। और जैसे ही वो ये कहती है वो थोड़ा सा अपना शर्ट खोलती है।
जिससे सारे लड़कों का अटेंशन उस पे आ गया है और सभी लड़के नोआर से जलने लगे हैं। अब नोआर रिवॉर्ड के सपने देखता हुआ डिसाइड करता है अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके अपनी रिट्रीट टेक्निक इंप्रूव करने का। जैसे ही एलेना फिर से अटैक करती है अपनी वुडन शॉट से, नोआर इस बार सक्सेसफुली अपनी रिट्रीट स्किल को यूज कर लेता है और टीचर और उसके क्लासमेट दोनों हैरान हो जाते हैं। अब वो एलेना से अपना रिवॉर्ड मांगता है और नोआर का रिवॉर्ड देख के सभी लड़के उससे जलते हैं, लेकिन अपने नोआर भैया तो बहुत ही मजे कर रहे थे। लेकिन एमा ये सब देख रही होती है थोड़ी उदासी के साथ, क्योंकि उसे लगता है कि नोआर को टीचर के लिए रोमांटिक फीलिंग आ रही है। तो कुछ बॉयज नोआर से पूछते हैं कैसा फील हुआ, मजा आया कि नहीं। लेकिन टीचर सभी को इंस्ट्रक्ट करती है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए पेयर्स बनाने हैं, लेकिन स्पेशली नोआर और एमा को पार्टनर नहीं बनने देती और मारिया को भी कह देती है कि उसके असिस्टेंट के साथ वो पेयर नहीं बना सकती। फिर एक लड़का मारिया से कहता है चलो हम पेयर बन जाते हैं क्योंकि हम दोनों हाई नोबल हैं। पर मारिया कहती है भाई सबको कॉमनर की इज्जत करनी चाहिए, मैं तो कॉमनर के साथ पार्टनर बनने को प्रेफर करूंगी। फिर वो नोआर के पास आ जाती है और कहती है क्या तुम मेरे ट्रेनिंग पार्टनर बन सकते हो। नोआर खुशी से कहता है भाई मेरे लिए तो ये और भी हॉनर की बात है। तो एक्सरसाइज शुरू होती है और मारिया नोआर को पकड़ लेती है, लेकिन अचानक से वो चक्कर खा के नोआर पर गिर जाती है। उसकी चेस्ट उसके चेहरे पर लगती है। अब समझो सब लोग क्या सोच रहे हैं। नोआर जल्दी से क्लैरिफाई करता है भाई ये सब कुछ ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। लेकिन मारिया की असिस्टेंट तो इस सबसे दूर सिर्फ मारिया का ख्याल रख रही है। नोआर को पता चलता है कि मारिया की सिचुएशन एक कर्ज की वजह से है जो उसकी लाइफ को 16 साल के एज के होते ही उसे मार देगा। वो सोचता है क्यों ना मैं अपनी एडिटिंग एबिलिटी से इस कर्ज को हटा दूं, लेकिन उसके लिए 8000 पॉइंट चाहिए और उसके पास सिर्फ 2000 पॉइंट है। तो नोआर डिसाइड करता है कि वो ग्रेट सेज को समन करेगा ताकि वो पॉइंट कमाने का कोई सॉल्यूशन दे। ग्रेट सेज कहता है भाई सब लड़कियों को लाइन अप कर और जल्दी से उन सबके गुब्बारे छू ले, और अगर तू ऐसा करता है तो तू 2000 लाइफ पॉइंट कमा लेगा। भाई ये ग्रेट सेज है या ग्रेट ठरकी समझ नहीं आता, लेकिन नोआर जल्दी समझ जाता है कि ये प्लान तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है क्योंकि ऐसा करके वो तो जिंदा ही नहीं बचेगा और वो 2000 पॉइंट भी मारिया को बचाने के लिए काफी नहीं है। ग्रेट सेज को समन करने के बाद जब उसका सर दर्द करने लगता है तो नोआर एमा से कहता है क्या तुम मुझे एक किस दे सकती हो ताकि मेरा सर दर्द दूर हो जाए। एमा थोड़ी एम्बेरस हो जाती है क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग थे, लेकिन नोआर बिना सोचे समझे एमा को क्लास के सामने ही किस दे देता है। अब सब लड़कियां तो इस अनएक्सपेक्टेड एक्शन से इम्प्रेस हैं, लेकिन टीचर की तो हवा टाइट हो जाती है और कहती है भाई ये सब क्या हो रहा है मेरी क्लास पर। जिसके बाद नोआर की टीचर उस पर भारी हो गई और उसे पनिश करते हुए कह रही है कि उसे अपने बिहेवियर के लिए दौड़ लगानी पड़ेगी और ये पनिशमेंट नोआर के लिए बहुत ही ज्यादा टफ है। फिर नोआर और एमा डिसाइड करते हैं कि चलो लोला से मदद मांगते हैं मारिया के कर्ज के लिए। लेकिन जब वो दोनों लोला के पास पहुंचते हैं तो लोला जल्दी से बाथरूम में भाग जाती है ताकि मेकअप कर सके, क्योंकि वो नोआर को देखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। तो समझो लोला का कुछ तो चक्कर है अपने भाई के साथ। जब लोला मेकअप करके बाहर आती है नोआर उसे मारिया के कर्ज के बारे में बताता है, उम्मीद में कि वो कोई सॉल्यूशन दे दे। लोला कहती है अरे सुनो मेरी एक फ्रेंड लूना है, उसमें इतनी पावर है कि वो बॉडी से ईविल निकाल सकती है लेकिन कर्ज को रिमूव नहीं करती। समझ में आया क्या। अब नोआर तो मारिया के अच्छे वर्ड से मोटिवेट हो गया है और सोचता है कि मुझे उसकी मदद करनी है। तो वो लोला से कहता है मुझे लूना से मिलवा दो, मैं उसे कन्विंस करूंगा कि मारिया की वो हेल्प करे। लोला टेंपल जाती है और देखती है कि एक लंबी लाइन है बीमार लोगों की जो लूना से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। जब वो टेंपल के अंदर जाती है तो उसे लूना दिखती है जो थक गई है हीलिंग करते करते। लोला उसके आराम को डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी बोलती है पर कहती है कि उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट है बताने को। इस बीच नोआर अपने टीचर से डंजन में मिलता है। वो भी 2 हफ्ते काम में बिजी होने के बाद टीचर को समझ में आता है कि नोआर का मूड खराब है तो वो उस पर गुस्सा नहीं होती। नोआर अपनी दोस्त मारिया के कर्ज के बारे में बताता है और गाइडेंस मांगता है। टीचर कहती है कि ज्यादा एलपी पाना मुश्किल है तो वो भी लूना की मदद लेने की सलाह देती हैं और फिर टीचर ये भी बताती हैं कि लूना एक एल्फ है और अलग अलग स्पीशीज के साथ
टाइम स्पेंड करना और ज्यादा लाइफ पॉइंट दे सकता है। नोवार इस आइडिया से एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है कि वो कैसे 10,000 एलपी कमा सकता है। टीचर उसे एक टेक्निक सिखाने का ऑफर देती है जिसका नाम है लक्की परवर्ट, जो बहुत ज्यादा पॉइंट कमा सकता है, जिससे वो बहुत ज्यादा पॉइंट कमा सकता है, लेकिन इसकी कॉस्ट 300 लाइफ पॉइंट है। लेकिन प्रॉमिस करती हैं ये स्किल उसे ना भूलने वाला एक्सपीरियंस देगी। नोवार बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेता है और लक्की परवर्ट एबिलिटी हासिल कर लेता है। जब वो एमा की तरफ जा रहा होता है तब एक बिल्ली उसके ऊपर गिर जाती है और उसका चेहरा उसके तरबूजों में घुस जाता है। इस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से उसकी एलपी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। नोवार लक्की परवर्ट एबिलिटी का फायदा उठाता है और कुछ लक्की सिचुएशन बनती है। जब आसपास लड़कियां देखने मिलती है तब कहीं से एक स्ट्रॉन्ग हवा आती है और उन सभी के कपड़े उड़ जाते हैं, जिससे नोवार को लकी नजारे मिलते हैं। लेकिन नोवार सोचता है कि इस एबिलिटी को थोड़ा एडिट करना पड़ेगा ताकि ये हर वक्त या सीरियस सिचुएशन में ऑन ना हो जाए। पर लोला और लूना आते हैं और देखते हैं कि एमा नोवार को डांट रही है क्योंकि वो लड़कियों को देख रहा था। लूना नोवार को कॉम्प्लीमेंट करती है, कहती है कि वो क्यूट लग रहा है और हो सकता है कि वो उसके टाइप का लड़का हो। जब लूना मिलती है तो वो उन्हें कहती है कि ड्यूक की बेटी के बारे में बात करने के लिए मुझे फॉलो करो। जब वो लूना के पीछे चल रहे होते हैं तब एमा कमेंट करती है लूना कितनी सुंदर है और उसके लॉन्ग लेग हैं। उससे डर लगता है कि नोवार लूना के लिए फीलिंग डेवलप ना कर ले क्योंकि सिर्फ उसकी चेस्ट का ही डिसएडवांटेज है, नहीं तो वो बहुत ही सुंदर है। फिर वो सब एक रेस्टोरेंट आते हैं जहां लूना बताती है कि उसने कभी मारी का चेकअप किया था लेकिन कर्ज को हटाने का फैसला नहीं किया। वो समझती है कि उसके पास सभी चीजें ठीक करने की एबिलिटी है लेकिन वो 16 साल वाले कर्ज को हटा नहीं सकती। नोवार उसे बताता है कि मारिये के पास सिर्फ कुछ हफ्तों का वक्त है और वो बहुत दर्द और बेहोशी से गुजर रही है। लूना मारिये का दुख देखकर और सुनकर उसकी हालत के लिए वो खुद को जिम्मेदार महसूस करती है। नोवार अपनी एनालिटिकल आई एबिलिटी का इस्तेमाल लूना पर करता है और उसे समझ आता है कि क्यों लूना कर्ज नहीं हटा सकती। अगर वो किसी का कर्ज हटाती है तो उसकी अपनी लाइफ स्पैन मतलब जिंदगी छोटी हो जाती है। लेकिन लूना मारिये के घर जाने को तैयार है और अब वो उसे ठीक करने को भी रेडी है। लेकिन नोवार बोलता है कि वो अकेले में कुछ बात करना चाहता है। वो बताता है कि वो जानता है कि लूना मारी को क्यों ठीक नहीं कर सकती, पर लूना कहती है वो फिर भी करने के लिए तैयार है। वो नोवार को बताती है कि उसकी माँ जो एक क्लैरिक थी लोगों को ठीक करती थी लेकिन उसका खुद का जीवन छोटा हो गया। अपनी माँ को बचपन में खो देने के बावजूद लूना उन पर गर्व महसूस करती है कि उन्होंने दूसरों की मदद की और वो भी ऐसा ही करेगी। तभी अचानक से एक एक्सप्लोजन होता है और दोनों जल्दी से वहां भाग जाते हैं। उन्हें एक इंजर्ड लड़का दिखता है जो कचड़े के नीचे फंस गया था। लूना अपने 2 वेपन निकालती है और अपनी हीलिंग पिस्टल एबिलिटी का इस्तेमाल करती है लेकिन ये उसकी एनर्जी को तेजी से ड्रेन कर देता है। नोवार लूना को अपने हाथों में उठाता है और जब लूना रोना शुरू कर देती है कहकर कि वो मरने से डरती है। नोवार को लूना का ये भगौड़ापन देखकर हैरानी होती है लेकिन वो समझता है कि ये उसकी एनर्जी लॉस होने की वजह से है। जब लूना थोड़ा संभलती है तो वो नोवार और दूसरों के सामने अपने भगौड़ापन दिखाने पर शर्माती है। फिर लूना उन्हें बताती है कि उन्हें ड्यूक की बेटी के पास जाना है ताकि वो उसे ठीक कर सके। लेकिन उन्हें देखकर पता चलता है कि लूना की लेग डर से कांप रही हैं क्योंकि मारिये का कर्ज हटाने पर उसकी खुद की जान जा सकती है जैसे उसकी माँ की गई थी। लोला लूना को गले लगाती और कहती है कि वो उसकी हालत को समझ नहीं पाई एक दोस्त होते हुए भी। तभी नोवार लड़कियों को बताता है उसने लूना की एबिलिटी को स्टडी किया और उसने मारिये को बचाने का एक तरीका ढूंढ लिया बिना लूना को अपने आप को सैक्रिफाइस किए। लेकिन इस सॉल्यूशन को काफी ज्यादा एलपी की जरूरत है जो अभी नोवार के पास नहीं है। नोवार लड़कियों को बताता है कि उसे 2000 एलपी पाने के लिए क्या करना है और लूना की फाइनेंशियल सिचुएशन को भी इम्प्रूव कर सकता है। वो कहता है कि वो लूना की स्किल को इस तरह बदल सकता है कि
स्किल को यूज करने पर उसके अपने पैसे कम होंगे, ना कि उसकी जीवन के साल। लोना तब एक जबरदस्त आइडिया सोचती है पैसे कमाने का। वो एक इवेंट का नाम लेती है जिसे द प्राइड डे ऑफ एरॉन कहते हैं, जो नोबल द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। उन लोगों ने ट्राई किया और एक अरीना में चले गए। प्रेजेंटर बताता है कि मर्दों को अपनी गर्लफ्रेंड को शोकेस करने का मौका मिलेगा और जीतने वाले को 1 मिलियन रील्स का प्राइज। लेकिन ऑडियंस जो सेल उठाए हुए है उनका बिहेवियर बड़ा हॉस्टाइल है। वो मर्दों को गालियां देते हैं और कहते हैं कि वो लकी हैं कि उनके पास लड़कियां हैं, लेकिन उन्हें वो मारना चाहते हैं। लोना कहती है कि प्रेजेंटर ने ये इवेंट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से बनाया है, क्योंकि उसे भी लड़कियों ने धोखा दिया। ऑडियंस मेंबर भी अकेले ही हैं, वो भी जन्मजात सिंगल, और इसी वजह से वो सभी खूबसूरत मर्दों से नफरत करते हैं। ये सब देखकर नवार की फट जाती है और अब वो घर जाना चाहता है। डर के बावजूद इवेंट शुरू होता है और पहले पार्टिसिपेट का टर्न आता है। वो लड़का स्टेज पर अपनी 3 गर्लफ्रेंड के साथ आता है और ऑडियंस का ऑब्जेक्टिव है कि वो लड़कियों को क्रिटिसाइज करें। अगर उन्हें कोई फ्लॉ मिलता है तो एक पल के लिए साइलेंस होता है। फिर ऑडियंस एक लड़की को बुलाती है और कहती है उसकी नाक एक पिग की तरह है और वो बहुत गंदी दिखती है। वो लड़की को देखकर सब लोग हंस रहे होते हैं और एक और ऑडियंस मेंबर कहता है वो एक कुत्ते को डेट करना ज्यादा पसंद करेगा, ना कि इन अनअट्रैक्टिव लड़कियों को जो स्टेज पर हैं। उस लड़की की जो इंसल्ट होती है उससे वो बेचारी बहुत ज्यादा रोने लगती है। नवार और लड़कियां ये देखकर डर जाते हैं और समझ जाते हैं अगर ऑडियंस को वो सब पसंद नहीं आएंगे तो बहुत ज्यादा बेइज्जती होना पक्का है। पूरे रात में कई ग्रुप पास होते हैं। अगर उनकी लड़कियां सबसे खूबसूरत नहीं हैं तो उनकी बेइज्जती बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब ग्रुप 9 आता है जिसमें एक बहुत अट्रैक्टिव लड़की होती है। ऑडियंस चुप हो जाती है और इंसल्ट करने से कतराती है और बस इतना कह देती है कि वो अगले ग्रुप पर अपनी पूरी भड़ास निकालने वाले हैं। लोला ये भी बताती है कि ग्रुप 9 एक राइवल गिल्ड के एडवेंचरर हैं जो उनके अकेडमी से ही हैं। ये सुन के नोआर थोड़ा इनसिक्योर फील करता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि इस टीम के पास मिलियन रील्स जीतने का एडवांटेज है। अब नोआर और लड़कियों का टर्न आता है पार्टिसिपेट करने का। एमा डर रही है, लेकिन नोआर उसे मोटिवेशन का ज्ञान पेलता है ताकि उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाए। ऑडियंस तो खुश हो जाती है, खास तौर पर एमा की सेक्सी फीचर्स देखकर। फिर लूना इंट्रोड्यूस होती है, उसके बाद लोला। ऑडियंस अब उन्हें देखकर चिल्लाते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि आज तो मजा आने वाला है। ऑडियंस उनके लिए परवर्टेड रिमार्क चिल्लाते रहते हैं। जब प्रेजेंटर अनाउंस करता है कि नोआर और लड़कियों ने इस पूरे इवेंट में सबसे ज्यादा स्कोर अचीव किया है, इस खबर से एक्साइटेड होकर नोआर और लड़कियां अपने जीत का सेलिब्रेशन शुरू करते हैं। लेकिन लोला उन्हें याद दिलाती है कि कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ। प्रेजेंटर कहता है कि पैसे जीतने के लिए उन्हें ऑडियंस के सभी मर्दों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। नोआर और लड़कियां प्रोटेस्ट करती हैं, कहती हैं ये तो बहुत फालतू का रीजन है, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी सभी को साबित कर दिया है कि वो जीतने के लायक हैं। तभी अचानक एक मास्क आदमी आता है जो एक साइन पकड़े हुए है जिस पर डेयरिंग क्वेश्चन है। लड़कियां मिलकर स्ट्रेटेजी करने लगती हैं कि कैसे वो नोआर को इम्प्रेस करेंगी। वो चैलेंज को पूरा करना शुरू करती हैं, जिसमें नोआर को एक बच्चे की तरह पैम्पर करना है। जब वो ये सब करते हैं, प्रेजेंटर और ऑडियंस दोनों जलन महसूस करते हैं कि लड़कियां नोआर को कितना अटेंशन दे रही हैं। वो फाइनल चैलेंज तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें ये प्रूव करना है कि वो सबसे बेस्ट हैरम है। लड़कियां नोआर को ट्रिपल किस देती हैं और प्रेजेंटर तो इमोशनल हो जाता और रोने लगता है जब वो अपनी वाइफ को याद करता है जो उसे छोड़कर चली गई। नल्ला समझ के वो पैसे उन्हें फेंक कर देता है और कहता है कि वो यहाँ से चले जाए। अब नोआर और लड़कियां बाहर निकलते हैं, लेकिन ऑडियंस उन पर गुस्सा हो जाती है और उन पर खाना फेंकने लगते हैं। लेकिन इस केओस के बावजूद वो सब मिलकर जीत पर हंस रहे होते हैं। बाहर आते ही नोआर को बिलीव नहीं होता कि उन्होंने पैसे जीत लिए किसी ऐसे अजीब काम करके, और वो एक रियल हैरम जैसा फील कर रहा है। उसे ये भी रियलाइज होता है कि उसने काफी ज्यादा एलपी कमा लिया है। इस बीच मारिये की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर मारिये के मम्मी पापा को बताता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। उसे नहीं लगता कि मारिये अगले दिन का सूरज देख पाएगी और सरवाइव भी कर सकती है कि नहीं, ये भी गारंटेड नहीं है। फिर नोआर और लड़कियां मारिया के मेंशन पहुंचती हैं और उन्हें वहां मारिया की असिस्टेंट मिलती है जो बाहर रो रही है। वो कंफर्ट और दिलासा देते हैं, कहते हैं कि अभी भी मारिये को बचाने का वक्त है क्योंकि वो 19 साल की नहीं हुई। असिस्टेंट तब मारिये की
की कहानी शेयर करती है कि छोटी उम्र से ही उसे पता था कि उसके ऊपर एक कर्स है जो नॉर्मल लाइफ जीने उसे नहीं दे सकता। ये पता होने के बावजूद वो एडल्टहुड तक नहीं पहुंच पाएगी, उसे बहुत उदास कर देती थी। मारिये बताती है कि ये कष्ट तब शुरू हुआ जब उसके दादा ने एक सॉर्सरर को डिफीट किया था और उसने स्पेसिफिकली दादा पर यह कर्स डाला था। इस कर्स का किसी और फैमिली मेंबर पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन मारिये परेशान है क्योंकि उसे चुना गया है। बहुत सारी मेथड का ट्राई करने के बावजूद कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, तो मारिये ने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया और डिसाइड किया कि वो बचे हुए वक्त को खुशियों से जिया करेगी और एकेडमी में एडमिशन लेती है ताकि वो एक असली ड्यूक की बेटी की तरह अपने रोल को निभा सके और टाइम आने पर निपट जाए। नोआर और लड़कियां मारिये के रूम पर एंटर करते हैं जहां वो रिकवर कर रही होती है। लूना उसके पेरेंट्स को समझाती है कि मारिये पर जो कर्स है वो इतना पावरफुल है और उसकी एल्फ ब्लड लाइन होने के बावजूद जो नॉर्मली लॉन्ग लाइफ देती है, कर्स हटाने पर लूना की खुद की जान भी जा सकती है। लूना कहती है कि उसकी हीलिंग एबिलिटी जो कि पावरफुल है वो मारिये को बचाने के लिए काफी नहीं होगी, तो नोआर रिवील करता है कि वो अपनी स्किल को ऐसे रीडायरेक्ट कर सकता है कि डैमेज उसके फाइनेंस और पैसों पर हो, ना कि उसकी लाइफ पर। वो सबको भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। ज्यादा पैसे मिलने पर नोआर और लड़कियों को कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। मारिये की असिस्टेंट कन्फेस करती है कि मारिये को नॉर में कुछ खास लगा था जब उसने पहली बार उसे एकेडमी में देखा था। ये तब कंफर्म होता है जब वो जान लेती है कि नोआर वही है जिसने एंट्रेंस एग्जाम में डेड रीपर को हराया था। ये सुन के नोआर थोड़ा सरप्राइज होता है कि मारिया को समझ आ गया था कि उसने ही मॉन्स्टर को हराया है। तभी मारिया उठ जाती है और नोआर से पूछती है कि वो यहाँ क्यों है। नोआर समझाता है कि वो उसकी काइंडनेस का बदला चुकाना चाहता है क्योंकि वो एकेडमी में उसकी एक लौती दोस्त थी जो उसे अच्छे से ट्रीट करती है और बैरोनोट होने की वजह से उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। नोआर की थकान देखकर मारिया उसके लाइफ पॉइंट का भी ख्याल रखती है और उन्हें कैसे इंक्रीज करना है ये समझाती है। वो नोआर के गालों को पकड़कर उसे किस करती है जिससे उसके पेरेंट्स और लड़कियां सरप्राइज हो जाती हैं। फिर लूना बताती है कि अब कर्ज हटाने का समय आ गया है। एक पेनफुल प्रोसेस के बाद लूना सक्सेसफुली इविल कर्ज को हटा देती है और मारिया को कर्ज से आजाद कर देती है। मारिया की माँ उसकी खुशी को एड्रेस करते हुए खुशी से रो देती है। लूना और एमा मिलकर सेलिब्रेट करते हैं जबकि मारिया की असिस्टेंट उसे टाइटली हग करती है, ये जानते हुए कि वो बहुत खुश होती है कि उसकी मास्टर का कर्ज अब निकल चुका है। मारिया को महसूस होता है कि उसकी चेस्ट अब दर्द नहीं कर रही और नोआर अपनी एनालिटिकल आई से कंफर्म करता है कि कर्ज वाकई में कंप्लीटली खत्म हो गया है। मारिया अपना ग्रेटिट्यूड लूना को व्यक्त करती है, कहती है कि उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसकी जान बचाई, लेकिन लूना हम्बल होकर जवाब देती है कि उसने कर्ज हटाने में मदद की है लेकिन उसको असली शुक्रिया तो नोआर का देना चाहिए। फिर ग्लोरिया नोआर का हाथ पकड़कर अपना शुक्रिया व्यक्त करती है, कहती है कि वो नहीं जानती वो कैसे उसका शुक्रिया अदा करे, वो उसे नहीं पता। घर से निकलते ही नोआर सोचता है कि उसने मारिया की मदद करके कितना सेटिस्फैक्शन फील किया है, लेकिन एमा और लोला को चिंता होती है क्योंकि मारिया ने नोआर के लिए फीलिंग डेवलप कर ली है जिससे वो उसे एक और राइवल की तरह देखने लगते हैं। फिर लूना बताती है कि वो भी नोआर के प्यार में गिर गई है, तो तीनों लड़कियां मजाक मजाक में नोआर को लौंडियाबाज होने का इल्जाम लगाती हैं। नोआर अपने टीचर से मिलने आता है और फिर उनका शुक्रिया अदा करता है, कहता है कि उसने उसे ऐसी एबिलिटी दी जो उसे दूसरों की मदद करने में मदद करती है। उसकी टीचर रिमार्क करती है कि उससे वुमेन की स्मेल आ रही है, तो नोआर रिस्पॉन्ड करता है कि उसने काफी लड़कियों को किस किया है। ओलिविया कहती है कि ये तो अनफेयर है कि उसने बहुत सी लड़कियों को किस किया लेकिन उसे नहीं किया। वो उसे अपने आप को किस करने को कहती है, लेकिन नोआर डिसाइड करता है कि वो उसे सिर्फ फोरहेड पर किस करेगा, लेकिन ओलिविया कहती है कि उसे दूसरी लड़कियों के साथ प्रैक्टिस करना है ताकि अगली बार वो उसे सेटिस्फाई कर सके एक किस के साथ। अगले दिन पता चलता है कि ड्यूक ने अपनी बेटी को बचाने के लिए नोआर और लड़कियों को एक चेस्ट गिफ्ट किया है जिसमें 100 मिलियन रील्स हैं। नोआर थोड़ा कंफ्यूज होता है कितने पैसे का वो क्या करे। एमा सजेस्ट करती है कि वो एक शॉप खोले मॉन्स्टर मटेरियल बेचने के लिए, लेकिन लड़कियां झगड़ा शुरू कर देती हैं कि कौन नोआर की शॉप में मदद करेगा।
लेकिन नोआर इस सिचुएशन को देख के वहां से भाग जाता है। फिर नोआर अपने परिवार से बात करता है, बताता है कि जो पैसे मिले हैं वो उनसे एक स्टोर खोल सकते हैं जो आइटम और मटेरियल सेल करेंगे। वो खुद मॉन्स्टर हंट करके जरूरी मटेरियल लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। नोआर अपने बाप को कहता है कि वो एक सूटेबल लोकेशन ढूंढे और स्टोर के लिए लीगल पेपर वर्क तैयार करे, लेकिन वो थोड़ा चिंता करता है कि उसका बाप सब पैसे कैसीनो में उड़ा ना दे, इसलिए वो फंड मैनेज करने का काम अपनी बहन और माँ को देता है ताकि पैसे वेस्ट ना हो। फिर नोआर डंजन में मटेरियल इकट्ठा करने और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए चला जाता है। उसकी टीचर सजेस्ट करती हैं कि वो अपनी जर्नी के लिए जरूरी स्किल को ले ले। जब वो डंजन के पहले फ्लोर पर उतरता है वो दो मरे हुए जाइंट एनिमल को देखता है जो एक दूसरे से लड़ रहे थे। अचानक एक काला लायन जिसके सर पर एक फूल है उसके सामने आता है। शुरू में तो नोआर डर जाता है और पोर्टल से भागने की सोचता है, लेकिन लायन उसे एश्योर करता है कि वो कोई फाइट नहीं करना चाहता और उससे एक फेवर के लिए कहता है। लायन की बातें सुन के नोआर थोड़ा सरप्राइज होता है और सुनने के लिए तैयार हो जाता है। लायन का नाम है टाइगर सन, कैसा अजीब सा नाम है, जो अपने दोस्त के दिए हुए नाम पर बहुत गर्व करता है क्योंकि इस नाम का उसके लिए खास मतलब है। टाइगर सन समझाता है कि उसे नोआर की मदद चाहिए अपने दोस्त को ढूंढने में। जब वो डंजन में आए थे तब उसका दोस्त उसे कहकर गया था कि वो थोड़ा रुक जाए जब वो 6वीं मंजिल पर जा रहा था, लेकिन 350 साल हो गए हैं और अभी तक वापस उसका दोस्त नहीं आया। धोखा मिल गया टाइगर सन तेरे को। इतना समय गुजर जाने के बाद भी टाइगर सन अपने वादे पर अड़ा रहा और कभी अपने दोस्त की तलाश में नीचे नहीं गया। लायन कहता है कि उसका दोस्त एल्वन रेस का है जो टिपिकली एक खास रेस है जो लगभग 500 साल जीते हैं। एल्फ की बात हो रही है, सिंपल सा। टाइगर सन 5th फ्लोर पर रुकता है जब नोआर 6वीं मंजिल की तरफ जाता है अपने वादे को पूरा करने के लिए। जब वो 6वीं मंजिल पर पहुंचता है तो वो एक अंधेरे और अजीब एनवायरनमेंट को देखता है। तभी अचानक बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ दौड़ते हैं बॉडी पार्ट गिराते हुए। नोआर को एक मूवमेंट का रिलीफ मिलता है जब वो एक डोर के थ्रू एस्केप रूट ढूंढ लेता है, लेकिन उसको सरप्राइज ये होता है कि वहां एक और ज़ॉम्बी आता है, लेकिन ये ज़ॉम्बी थोड़ा अलग है। नोआर को जल्दी से समझ आ जाता है ये ज़ॉम्बी असल में टाइगर सन का एल्वन दोस्त है। नोआर हेल्प करने का ठान लेता है और 500 एलपी स्पेंड करता है ज़ॉम्बीफिकेशन को रिमूव करने के लिए। इसके नतीजे में एल्फ अपने असली रूप पर वापस आ जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद नोआर एल्फ जिसका नाम बकल है उससे कहता है कि उन्हें बात करनी है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि नोआर टाइगर सन की कहानी बकल को सुना रहा है, समझते हुए कि टाइगर सन ने कितना फेथफुल तरीके से अपना वादा निभाया है और 350 साल तक उसका इंतजार किया है। ये सुन के बकल बहुत इमोशन में आ जाता है और अपने लॉयल दोस्त को छोड़ने के लिए गिल्टी महसूस करता है। बकल बताता है कि वो पहली बार टाइगर सन से कैसे मिला था जब वो एक दिन मॉन्स्टर से फाइट कर रहा जिसमें उस लायन ने उसकी मदद की थी। टाइगर सन ने बकल की मदद की। इसके बदले में बकल ने पूछ लिया, क्या लायन तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो? ये सिंपल एक्ट टाइगर सन के लिए बहुत खुशी लाता है क्योंकि पहली बार किसी ने उसे बोला था क्या वो उसका दोस्त बन सकता है। बकल ने फिर उसे टाइगर सन नाम दिया जो लायन के लिए बहुत स्पेशल बन गया। उस दिन से वो दोनों बहुत अच्छे और गहरे दोस्त बन गए और बहुत सारी एडवेंचर पर निकले। बकल को अपनी किए गए गलती पर गिल्ट होता है, इसलिए वो अपने दोस्त का सामना करने की हिम्मत इकट्ठा करता है। जब वो वापस जाता है दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। टाइगर सन बताता है कि वो खुश है कि बकल ठीक है, लेकिन बकल कुछ ऐसा खुलासा करता है जो उसने कभी नहीं बताया। उसका होमलैंड दूसरे रेसेस को एक्सेप्ट नहीं करता। ये सुन के टाइगर सन समझ जाता है कि अब उन्हें अलविदा कहने का समय आ गया है क्योंकि बकल अपने प्यार जो उसके होमलैंड पर रहता है उससे मिलने जाना चाहता है। बकल को ये सोचकर गिल्ट होता है कि उसने टाइगर सन का इतना वक्त जाया किया है इंतजार कराने में। आंखों में आंसू लेकर वो लायन से माफी मांगता है। टाइगर सन बकल को बोलता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और कोई हार्ड फीलिंग नहीं है। फिर नोआर पोर्टल का इस्तेमाल करके डंजन से बाहर निकल जाता है ताकि दोनों दोस्त लास्ट टाइम अच्छे से बात कर पाए। जब वो एक दूसरे को अलविदा कहते हैं बकल टाइगर सन को फेयरवेल कहकर प्रॉमिस करता है जब उसे मौका मिलेगा वो जरूर उससे मिलने आएगा। जाते जाते बकल उन मस्त मूवमेंट को याद करता है जो उन्होंने साथ में बिताए थे। टाइगर सन नोआर से ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है जो पूछता है अब टाइगर सन क्या करेगा,
लेकिन टाइगरसन एडमिट करता है कि वो अपने नेक्स्ट स्टेप को लेकर पक्का नहीं है, लेकिन वो 5th फ्लोर पर वापस जाने के बारे में सोच रहा है क्योंकि वहां उसका कोई सामान छूट गया है। नोआर को भी चुल्ल मस्ती है और वो देखने का डिसाइड करता है कि टाइगरसन क्या कर रहा है। और डंजन में जाने के बाद जब वो पास जाता है तो देखता है कि टाइगरसन तो रो रहा है। टाइगरसन कन्फेस करता है कि उसने अलविदा करने के लिए मेंटली प्रिपेयर होने में समय लगाया, लेकिन अलग होने का दर्द अभी भी महसूस होता है। टाइगरसन के इमोशन से नोआर काफी अफेक्टेड होता है और शेयर करता है कि ये फीलिंग कितनी गहरी है। बस अपने लव वंस से अलविदा कहने का ख्याल ही उसे ऐसा लगता है जैसे उसका कोई हिस्सा खो गया हो। एक हार्ट फेल्ट मूवमेंट में नोआर टाइगरसन से पूछता है क्या वो उसका दोस्त बनना चाहता है। लायन भावनाओं से भरा हुआ पूछता है क्या नोआर सीरियसली ये कह रहा है। नोआर उससे भरोसा दिलाता है कि वो सच कह रहा है और टाइगरसन को इनवाइट करता है कि वो उसके साथ रहे। फिर वो मस्ती से टाइगरसन को समझाता है कि डंजन के ठंडे फ्लोर पर सोने से ज्यादा अच्छा कारपेट पर सोना है। टाइगरसन इस ऑफर से इतना टच होता है कि वो नोआर का प्रपोजल एक्सेप्ट करता है और ऐसे वो उसका फ्रेंड और गार्डियन बन जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआर और टाइगरसन एक खुले मैदान में दौड़ रहे हैं। नोआर लायन के पीठ पर बैठा है और दोनों चेहरे पर हवा महसूस कर रहे हैं। टाइगरसन को रियलाइज होता है कि उसने बकल का इंतजार इतना लंबा क्यों किया, क्योंकि किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही बड़ा सोचा था, जो एक नया और वंडरफुल दोस्त है। नई उम्मीद और पर्पस से भरा हुआ टाइगरसन फुल स्पीड में दौड़ता है अपने नए घर की तरफ नोआर के साथ। घर में टाइगरसन को देख पापा की फटी पड़ी है, लेकिन मम्मी और बहन को कोई फर्क नहीं पड़ता। नोआर कहता है अब से टाइगरसन हमारे साथ ही रहेगा और सबका गार्डियन लायन बनेगा। पापा को लग रहा था टाइगरसन उन्हें खा जाएगा। बहन टाइगरसन के ऊपर उगे हुए फूल के साथ खेल रही है, जिससे टाइगरसन अजीब सा रिएक्ट करता है। नोआर और एमा एकेडमी में अपनी क्लासेस जैसे यूजुअली अटेंड करते हैं वैसे कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद मारी क्लासरूम में एंटर करती है और नोआर को फिर से उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है। फिर प्रोफेसर एलेना कहती हैं बच्चों की तुम्हारा पहला एग्जाम होने वाला है, जो कि रेयर मॉन्स्टर मटेरियल कलेक्ट करना है, और वो भी मैक्सिमम 2 हफ्तों के अंदर। अब ये सुनते ही बच्चों के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि ये मटेरियल तो दुनिया भर में मशहूर है कि ये कहीं नहीं मिलते। मार्केट में तो मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ना के बराबर। क्लास के बाद नोआर और एमा डिसाइड करते हैं कि चलो भाई गिल्ड के अंदर लोला से मिलते हैं, शायद उसके पास इन मटेरियल का जुगाड़ हो। पर जब वो गिल्ड पहुंचते हैं तो पता चलता है लोना तो दूसरी रिसेप्शनिस्ट सारा से जबरदस्त झगड़े में पड़ी हुई है। झगड़ा इस बात पर था कि सारा ने जानबूझ के लोला के एडवेंचर चुरा लिए। अब गिल्ड में रिसेप्शनिस्ट एडवेंचर को हैंडल करते हैं और जब एडवेंचरर अपना मिशन पूरा करते हैं तो उनको पॉइंट मिलते हैं और रिसेप्शनिस्ट को फायदा होता है। लोला का इल्जाम था कि सारा उसके एडवेंचर को खूबसूरती से फंसा के अपनी तरफ खींच रही है। लोना ने सारा को चैलेंज दिया कि देख लेते हैं कौन ज्यादा पॉइंट कमा सकता है। सारा ने भी हाँ बोल दिया, पर कंडीशन ये थी कि अगर सारा जीत गई तो वो लोला से एक एक्स्ट्रा एडवेंचर चुराएगी। उसके बाद सारा सीधा नोआर के पास आती है और बड़े अजीब तरीके से बोलती है यार तुम मेरे एडवेंचर बन जाओ, मैं तुम्हें टॉप रैंक तक पहुंचा दूंगी। नोआर अपनी स्किल यूज करके सारा की एबिलिटी को एनालाइज करता है और पता चलता है कि मैडम का पूरा गेम सिर्फ और सिर्फ सिडक्शन और हवस पर टिका हुआ है। इस वजह से ही तो सब लड़के उसके पीछे भागते हैं। एमा और लूना नोआर की इस डिस्ट्रैक्शन को नोटिस कर लेते हैं और बोलते हैं अब ये सारा के साथ दिमाग में क्या गंदे काम सोच रहा है। सारा तो वैसे भी अपने नॉटी वाइब दिखा के चली जाती है और उसको बिल्कुल भी पछतावा नहीं है कि उसने एडवेंचर चुराए हैं। नोआर के मन में ये बात बैठ जाती है कि अगर लोला हार गई तो सारा उसकी रिसेप्शनिस्ट बन जाएगी, लेकिन नोआर लोला को भरोसा दिलाता है कि फिक्र मत करो बेबी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस पहले तू मुझे हाई लेवल मिशन दिला दे ताकि मैं एग्जाम के लिए मटेरियल कलेक्ट कर पाऊं। लूना भी बोलती है मैं भी तुम्हारी इस मिशन में हेल्प करूंगी, क्योंकि फ्री टाइम पर मैं एक एडवेंचरर ही हूँ। नोआर, एमा और लूना मिलकर मिशन कंप्लीट करते हैं और एग्जाम के लिए सब मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था एक ड्रैगन को मारना। नोआर कहता है कि वो ड्यूक के दिए पैसे से मटेरियल खरीदेगा जो ड्रैगन से लड़ने के लिए काम आएंगे और एलपी कलेक्ट करने का क्लासिक प्लान है एमा और लूना के साथ फिजिकल कांटेक्ट करके।
सिंपल सा डाटा ट्रांसफर करके। टाइगर सन भी नोआर के साथ उस माउंटेन पर जाता है जहाँ ड्रैगन रहते हैं। वहां जाके नोआर अपने ग्रेट सेज को बुलाता है और पूछता है भाई सबसे नजदीक वाला ड्रैगन कहाँ है। ग्रेट सेज बड़े ही आराम से बोलता है ब्रो 665 मीटर दूर है वो, वहां जाओ और ड्रैगन को मारो। पर ये पूछते ही नोआर को जबरदस्त हेडेक हो जाता है जो तुरंत भी ठीक भी हो जाता है जब एमा उसे किस कर लेती है। लूना जेलस होके सवाल करती है तो उसको भी ये समझा दिया जाता है कि ये जरूरी था नोआर की हेडेक ठीक करने के लिए। टीम अपना ड्रैगन को मारने का ट्रैप सेट कर लेती है और अब सिर्फ ड्रैगन के आने का इंतजार करती है। नोआर ड्रैगन के गेम में घुस जाता है और एक पत्थर उठा के ड्रैगन को जगाने के लिए उस पर पत्थर फेंकता है। ड्रैगन को जागते ही गुस्सा चढ़ जाता है और वो नोआर के पीछे पड़ जाता है। रास्ते में उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर भी फेंकता है क्योंकि वो अर्थ ड्रैगन जो है। लेकिन थोड़ी देर बाद बेचारा ड्रैगन टीम के लगाए हुए ट्रैप पर फंस जाता है। फिर सब मिलकर भाले से ड्रैगन को मार डालते हैं। नोआर को सर पर थोड़ी सी चोट लग जाती है और एमा को टेंशन होने लगती है कि कहीं ये मर तो नहीं गया। पर लूना अपनी गन निकालती है और नोआर को गोली मार के उसकी चोट ठीक कर देती है। ये लूना की स्किल है, गोली मार के लोगों को हील करना। हाँ, बड़ी अजीब स्किल है ना। नोआर और उसकी टीम ड्रैगन के पार्ट और मटेरियल कलेक्ट करके एकेडमी ले जा लेते हैं। बच्चे ये सुन के चौंक जाते हैं कि ये लोग सच में एक ड्रैगन को मार के आए हैं। बाद में वो ड्रैगन के बचे खुचे पार्ट एडवेंचर गिल्ड लेके चले जाते हैं और वहां भी सब लोग वैसे ही शौक में आ जाते हैं। ड्रैगन तो आजकल इतने रेयर हो गए हैं कि मारना तो दूर की बात, दिखते भी नहीं है। नसीब वाले होते हैं जिनको ड्रैगन दिखते हैं। इस अचीवमेंट के बाद लोना को रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काफी पॉइंट मिल जाते हैं, लेकिन सारा जो अभी भी फुल कंपटीशन मोड में थी अपने पॉइंट भी ऐड करवा लेती है ताकि पता चल सके लीड में कौन है। लोला को धीरे धीरे फील होता है कि सारा अब भी पहली पोजीशन पे है और वो थोड़ा सैड हो जाती है। लोला सारा पे चीटिंग का इल्जाम लगाती है लेकिन एडवेंचर गिल्ड लीडर सारा का सपोर्ट करता है। कहता है कि उसने खुद चेक किया है, जो मटेरियल सारा ने दिए हैं वो सही थे। तभी सारा के एडवेंचर एंट्री मारते हैं फुल थके हुए और वो लोग ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रहे थे। उनको देख के ऐसा लगता है जैसे रात में उनको किसी ने चूस डाला हो। सबको समझ आ जाता है कि सारा इन लोगों को मैनिपुलेट कर रही है। अपनी देने का लालच देके उनसे ज्यादा मटेरियल कलेक्ट करवाती है बिना कोई रेस्ट दिए। लोला नोआर को एक अलग रूम में लाती है और वहां अपना टॉप उतार के नोआर को कुछ स्पेशल कूपन देती है। ये कूपन नोआर को एक मौका देते हैं कि वो लोला को कहीं भी टच कर सकता है और कभी भी ये कूपन रिडीम कर सकता है। नोआर इतना एक्साइटेड और खुश हो जाता है कि वो तुरंत उसका यूज करने का डिसाइड कर लेता है। लोला नोआर को आराम से सुला के उसकी आंखों पर पट्टी बांध के उसको कंफर्ट करवाती है। वो बताती है कि वो अपने एडवेंचर को हमेशा कंफर्ट कराती है ताकि उनमें हिम्मत रहे अपने मिशन कंप्लीट करने की। नोआर उसको भरोसा दिलाता है कि जब भी लोला को उसकी जरूरत होगी वो उसके लिए हमेशा रेडी रहेगा और उनका ऊपर वाला डाटा ट्रांसफर होता है। बाद में नोआर अपनी टीचर ओलिविया के पास जाता है और उससे रियल मॉन्स्टर मटेरियल के बारे में बात करता है जो लोला को सारा से अगेंस्ट कंपटीशन जीतने में मदद करेंगे। ओलिविया उसे सजेस्ट करती है कि वो डंजन के 7th फ्लोर पर ये मटेरियल ढूंढ सकता है लेकिन वहां के मॉन्स्टर काफी ज्यादा डेंजरस है। ओलिविया नोआर को नई एबिलिटी सीखने की एडवाइस देती है जैसे फायर, वाटर और लाइटनिंग को कंट्रोल करना सीख लो तुम। नोआर ये एबिलिटी सीखने के लिए कुछ एलपी सैक्रिफाइस करने का डिसाइड करता है। ओलिविया उसको मैजिकल फ्यूजन के बारे में बताती है जिससे नोआर अलग अलग एलिमेंट को कंबाइन कर सकता है। नोआर अपने मैजिकल फ्यूजन एबिलिटी को ज़ॉम्बी के एक ग्रुप पर टेस्ट करता है और उन्हें मार गिराता है। उसके बाद उसको रियलाइज होता है कि उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है और वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है। इतना कॉन्फिडेंस मिलने के बाद वो 7th फ्लोर एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ता है और वहां उसको एक फॉरेस्ट दिखाई देता है। जंगल के बीच में एक लड़की दिखती है जो ट्री पे बैठे हुए नोआर को घूर रही थी। जैसे ही नोआर अपने आसपास देखता है उसकी नजर एक पैक ऑफ बैडस वुल्फ पर पड़ती है जो अपने शिकार का खाना बांट के खा रहे होते हैं। अब नोआर अपनी स्ट्रेंथ और उनकी स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करता है और तुरंत समझ जाता है ये वुल्फ उससे ज्यादा पावरफुल है। बड़े जल्दी समझ गए यार भैया यार तुम, और ये तो मेरे बस की नहीं है। सोच के वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से खिसक लेता है। थोड़ी देर बाद पेड़ से एक लड़की नोआर के पास आती है और उसका यहाँ आने के लिए थैंक यू बोलती है। नोआर उस लड़की को देख के थोड़ा
शौक हो जाता है क्योंकि वो यंग एमा जैसे दिख रही थी। लड़की फुल ऑन मोड में आके कहती है, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी कोई भी रिक्वेस्ट पूरी करने को तैयार हूँ। नोआर की आंखें और गोल हो गईं। फिर लड़की अपने असली रूप का खुलासा करती है। वो एक ड्रायड है, यानी इस जंगल और इन सभी पेड़ों की आत्मा, यानी इस जंगल की रानी और मेन बड़े पेड़ की स्पिरिट। थोड़ी देर बाद वो समझाती है कि वो अपनी रूट फैला के जंगल में हर चीज की इंफॉर्मेशन ले सकती है। और जैसे ही नोआर आया था उसको अपनी पावर से पता लग गया था कि कोई यहाँ आया है। लड़की थोड़ा ब्लश करते हुए कन्फेस करती है कि उसने अपना ये अपीयरेंस जानबूझकर लिया है। उसे लगा नोआर को ये लुक पसंद आएगा। नोआर थोड़ी सी ऑकवर्डनेस में ब्लश करके कहता है, देख यार, यंग लड़कियों मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है और मेन बात तेरे संतरे हैं ना कि तरबूज। उस लड़की का नाम डॉरी है और वो नोआर से मदद मांगती है एक गजब के मॉन्स्टर को हराने में जो उसका माना ड्रेन कर रहा है और उसे कमजोर बना रहा है। बदले में डॉरी प्रॉमिस करती है कि वो नोआर को 2 ट्रेजर चेस्ट की लोकेशन बताएगी और उसे 8 फ्लोर तक गाइड करेगी। नोआर थोड़ा नर्वस होकर मॉन्स्टर के बारे में ज्यादा डिटेल मांगता है और उस डॉरी से कहता है, मैं थोड़ा डरपोक हूँ तो देख लेना भैया, मैं बाद में मना भी कर सकता हूँ। दोनों आखिरकार उस पेड़ तक पहुंच जाते हैं जो डॉरी की असली बॉडी है। वहां डॉरी एक्सप्लेन करती है जो मॉन्स्टर उसे नुकसान पहुंचा रहा है वो एक म्यूटेटेड गोल्डन बी है जो उसके फिजिकल फॉर्म को खत्म कर रही है। नोआर अब फुल पैनिक मोड में बी की एबिलिटी को देखता है और फट से डर जाता है। ये तो मुझसे ज्यादा पावरफुल है यार। वो भी डॉरी का माना ड्रेन कर रही है जिससे डॉरी दर्द में गिर जाती है। अब नोआर का दिमाग हिल जाता है, एक तरफ अपनी जान की फिक्र और दूसरी तरफ डॉरी की तकलीफ। पहले वो सोचता है कि यार मैं क्यों अपनी जान रिस्क में डालूं किसी अजनबी के लिए। फिर लेकिन पता नहीं उसे क्या होता है, वो डिसाइड करता है कि वो डॉरी की हेल्प करेगा। नोआर का हाल थोड़ा खराब हो जाता है बेचारी डॉरी को इतनी तकलीफ पर देखकर, लेकिन साला अपने आप को पावरलेस और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता है इस मूवमेंट में जहां वो अभी कुछ नहीं कर सकता। वो अपने होठ काट के सीधा अपनी टीचर ओलिविये के पास चला जाता है और उसको डॉरी वाली पूरी कहानी सुना डालता है। ओलिविये फुल ऑन टीजिंग मोड में आके मजाक करती है, अरे भाई तू तो प्यार में पड़ गया लगता है उस छोटी सी लड़की के साथ। लेकिन थोड़ा फन करने के बाद ओलिविये एडवाइस देती है कि नोआर को इस सिचुएशन से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो गोल्डन बी जैसे मॉन्स्टर का सामना अभी नहीं कर सकता। वो उनके सामने पानी कम चाय है, पानी कम चाय। नोआर का मन नहीं मानता तो ओलिविये थोड़ी हेल्प करने का प्रॉमिस करती है और उसको एक ऑल्टरनेटिव प्लान बताती है जो उसे जीत दिला सकता है बड़े आराम से। नोआर फिर वापस 7th फ्लोर पर जाता है और डॉरी अपनी पावर का इस्तेमाल करके गोल्डन बी का नेस्ट लोकेट करती है। नोआर का प्लान सिंपल था, उसने सोचा वुल्फ को नेस्ट की तरफ अट्रैक्ट करेगा और वो बैटल में उसकी मदद करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों करेंगे? ये परफेक्ट प्लान चल रहा होता है। वुल्फ नोआर का पीछा करते हुए पेड़ के पास आ जाते हैं, लेकिन जब वो पेड़ के पास पहुंचता है तो पता चलता है कि वो साली गोल्डन म्यूटेटेड बी फिर से डॉरी का माना ड्रेन कर रही है और डॉरी अभी अनकॉन्शियस पड़ी हुई है, वो भी पेड़ के जस्ट सामने। नोआर का गुस्सा स्काई रॉकेट हो जाता है और वो अपनी तलवार से बी पर अटैक करता है, लेकिन तलवार काम नहीं आती। फिर वो अपनी लाइटनिंग पावर यूज करता है, लेकिन बी तो साली सारे अटैक डॉज कर लेती थी। अब नोआर का दिमाग में एक नया प्लान का कीड़ा घुस जाता है। वो पहले अपने वाले अटैक को थोड़ा मॉडिफाई करके वुल्फ का एग्रेशन गोल्डन बी की तरफ डाइवर्ट करता है। बदकिस्मती से बी सारे वुल्फ को मार डालती है। ओलिविये का सजेशन याद करके नोआर अपने वाटर एबिलिटी को लाइटनिंग पावर के साथ कंबाइन करता है एक तगड़ा अटैक बनाने के लिए और आखिरकार ये कॉम्बो अटैक काम कर जाता है और वो बी को मार गिराता है। बाद में नोआर डॉरी को अपने बाहों में उठा के ले जा लेता है और डॉरी उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन नोआर अपने यूजुअल हम्बल मोड में बोलता है, ये जीत टीम एफर्ट का रिजल्ट है, मेरे अकेले का नहीं। डॉरी फिर ट्रेजर चेस्ट की लोकेशन बताती है। जब नोआर और डॉरी चेस्ट खोलते हैं तो उन्हें 2 डैमेज ऑब्जेक्ट मिलते हैं, लेकिन नोआर अपने एनालिटिकल स्किल का इस्तेमाल करके समझ जाता है ये डैमेज आइटम असल में उसके गर्ल्स को पावरफुल एबिलिटी दे सकते हैं। तो नोआर डॉरी से अलविदा कहता है, ये प्रॉमिस करते हुए कि वो वापस आके उसके लिए टेस्टी खाना लाएगा अपने वर्ल्ड से। उसने ट्रेजर चेस्ट से मिले एक रेयर ऑब्जेक्ट को लोला को दे दिया। रात को गिल्ड एक कॉम्पिटिशन का आयोजन
आयोजन करती है ताकि पता चले कौन सा रिसेप्शनिस्ट सबसे ज्यादा कॉइन कलेक्ट किए हैं। कंपटीशन टाइट होता है लेकिन फाइनली लोला नैरो मार्जिन से जीत जाती है, लेकिन सारा जो हार मानने को तैयार नहीं होती लोला पर चीटिंग का इल्जाम लगा देती है। लोला शांति से जवाब देती है, बहन बिना एविडेंस के मुझ पर तुम ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती, समझ में आया? नहीं तो पुलिस कंप्लेंट करूं। सारा तो एकदम से चुप हो जाती है और रियलाइज करती है कि लोना का रिस्पॉन्स वैसे ही है जैसा उसने उसे पहले दिया था। अब लोला थोड़ा उदास हो जाती है तो नोआ ट्राई करता है उसे कंसोल करने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह सके सारा उसे एक पेपर देती है। नोआ जब उस पेपर को खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसमें सारा के घर का एड्रेस है और अब तो लोला की जेलसी का फ्यूज उड़ जाता है और वो सारा के पीछे लग जाती है गुस्से में कि ये क्या चालू है, मैंने अभी कुछ नहीं किया और तुमने कैसे सोच लिया कि तुम कुछ कर सकती हो नोवार के साथ। नोवार ने एमा को एक और आइटम गिफ्ट किया जो उसकी विंड एबिलिटी को एनहांस कर सकता है, जो उसे लेवल 7 के ट्रेजर चेस्ट में मिला था। एमा शुक्रिया अदा तो करती है लेकिन नोवार को लगता है कि उसके चेहरे पर बड़ी सैडनेस वाली वाइब है। फिर एमा नोवार को एक पार्टी के लिए बुलाती है लेकिन नोवार को पार्टी में जाने का मूड नहीं होता। इसका जवाब एमा फिर ड्रामा मोड में देते हुए बोलती है, अबे उल्लू तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे खो दो या नहीं, मेरे को कोई किडनैप करके मेरे साथ डाटा ट्रांसफर कर ले, लेकिन तुम्हें थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा, तुम्हारे पास तो मेरे से ज्यादा अच्छी अच्छी लड़कियां हैं। और ये सब कहने के बाद क्लासिक हीरोइन स्टाइल में वहां से भाग जाती है। बाद में नोवार अपने घर वापस आता है और देखता है पूरा परिवार आंसुओं में डूबा हुआ है। पता चलता है कि इनका स्टेटस इतना लो है कि कोई भी लोग इन नल्लों और गरीब को अपना स्टोर रेंट पर नहीं देना चाहते, क्योंकि ये बैरन स्टेटस के सबसे ज्यादा लो वाले और गिरे हुए मेंबर में से एक है। और इसी वजह से नोवार पार्टी में नहीं जाना चाहता क्योंकि उसको डर लग रहा है कि बाकी लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन फिर नोवार अपना मन बना लेता है और डिसाइड करता है, भाई चलो पार्टी में चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई मेरी बेइज्जती करेगा, मेरे को उठा के फेंक देगा ना, बस इससे ज्यादा क्या ही कर लेगा। और जो नोवार का खानदानी सूट था वो गंदा है क्योंकि उसके नल्ले पापा ने उस पे वाइन गिरा दी और उस सूट को 1 साल से साफ भी नहीं किया। फिर नोवार एक नया टिप टॉप सूट खरीद के पार्टी में जाता है और पार्टी में लोगों के साथ बात करता है। तभी एमा के मम्मी पापा उससे मिलते हैं। एमा के पापा काफी खुश होकर बोलते हैं, दामाद जी तुम बड़े स्मार्ट लग रहे हो यार, बाय द वे तुम्हें डांस आता है क्या? नोवार थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और कहता है, एमा ने मुझे तो बोला था डांस के बारे में, लेकिन डिटेल में ज्यादा कुछ नहीं बताया, और रही बात डांस की तो वो मुझे अच्छे से नहीं आता। तभी एमा फुल हीरोइन एंट्री मार के पार्टी में आती है और नोवार उसकी ब्यूटी देख के सीधा ब्लश मोड में चला जाता है। वो तो मन ही मन डाटा ट्रांसफर के बारे में सोच रहा था, वो भी यहाँ पार्टी में ही। लेकिन पूरे सीन का मूड तब खराब हो जाता है जब एक काउंट अनाउंसमेंट करने लगता है। उसको फैंटम नाम के एक फेमस चोर ने धमकी दी है कि उसकी प्रीसियस मरमेड टीयर वो लूटने वाला है। काउंट चिल मोड में सबको बोलता है, अरे टेंशन मत लो, मेरे ट्रेजर तो स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड के एडवेंचर प्रोटेक्ट करेंगे। नोवार की हवा टाइट तब होती है जब उसे एक गिल्ड की लड़की मिलती है जो उसकी उम्र के बराबर की ही है, लेकिन स्ट्रेंथ में उसकी डबल और हैवी निकलती है। पार्टी का रियल गेम तब शुरू होता है जब डांस का टाइम आता है और नोवार को याद आता है कि मुझसे तो डांस बिल्कुल नहीं आता, मैं तो नल्ला हूँ डांस के मामले में, बाकी मामलों में भी। इस दौरान एक लड़का माइक एमा को डांस के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन एमा उसकी बत्ती गुल कर देती है और मना कर देती है, बोलते नहीं भैया मेरे को तेरे साथ डांस नहीं करना, छपरी लोग साथ डांस नहीं करती मैं। माइक को छपरी सुन के थोड़ा शौक लगता है, लेकिन वो अपना टारगेट शिफ्ट कर लेता है नोवार पे। जब उसको पता चलता है वो एक बैरोनेट है तो वो नोवार को चैलेंज कर डालता है डांस ऑफ के लिए, क्योंकि माइक को समझ आ जाता है एमा ने उसको छपरी इसलिए बोला क्योंकि वो नोवार को लाइक करती है और उसका हाथों में हाथ लेना चाहती है। तो डांस कंपटीशन का सिंपल रूल है, दोनों को एमा के साथ डांस करना है और जो जीतेगा उसको एमा के साथ डेट में जाने का मौका मिलेगा और उसकी लेने का भी। जीत का फैसला ऑडियंस की तालियों पर होगा। प्रॉब्लम यह है कि माइक एक प्रो डांसर है और नोवार को लगता है ये तो मुझसे नहीं होगा, तो नोवार अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है और एलपी का यूज करके अपनी डांस स्किल को बहुत ज्यादा एनहांस और प्रो लेवल का कर लेता है। जब नोवार की टर्न आती है तो सब लोग इंक्लूड एमा के पेरेंट्स इम्प्रेस हो जाते हैं
उन दोनों की केमिस्ट्री देख के ऑडियंस वाह वाह करती है और तालियां तो रुकने का नाम नहीं रहती और नोआर और एमा बेस्ट कपल डिक्लेयर हो जाते हैं। दोनों जन लगभग किस करने वाले होते हैं कि लाइट ऑफ हो जाती है। अच्छी बात है ना, डाटा ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन नहीं, तभी वहां फुल ड्रामेटिक एंट्री मार के फैंटम चोर आते हैं। फिर पता चलता है फैंटम एक मास्क वुमन है। वो अपना डेंजरस प्लान रिवील करती है। वो सिर्फ मरमेड ट्रियर नहीं बल्कि ड्यूक की बेटी एमा को भी किडनैप करने का इरादा लेके आई है। फैंटम एक स्पेल यूज करती है जिससे एमा बेहोश हो जाती है और फिर नोआर को घुमा के लात मारती है और उसको साइड में गिरा देती है। इसके बाद उसका एक और साथी प्रेसियस मरमेड टियर ज्वेल चुरा के रूफटॉप के ऊपर से भाग जाता है फुल ऑन पार्कोर मोड में। इस कमोशन के बीच एक एडवेंचर लाइला नोआर को एडवाइस देती है, भाई फैंटम को चेज मत कर, तू अभी अभी नया नया एडवेंचर बना है, ये तेरे लिए डेंजरस हो सकता है। लेकिन नोआर का जुनून फुल हाई लेवल पे है। उसको एमा को किसी भी हालत पे बचाना है क्योंकि उसको उसकी लेनी है। लाइला थोड़ा सोचती है लेकिन फिर मान जाती है, बस ये वार्निंग देती है, मेरे रास्ते में मत आना भैया, नहीं तो बहुत मारूंगी। ग्रोव फैंटम के पीछे लग जाता है और फाइनली उन लोगों का सामना होता है। फैंटम एक बड़ा सा बर्ड समन करती है जो लाइला को फायर से कवर कर लेता है, नल्ली है वो। लेकिन ये सीन नोआर के लिए उतना ज्यादा डेंजरस नहीं है क्योंकि उसने अपनी लाइटनिंग पावर डिस्कवर कर ली है। अपनी एनालिटिकल आई का यूज करके वो फैंटम पर अटैक करता है और लाइला फायरबर्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है। एमा अभी भी बेहोश थी और नोआर उसके पास दौड़ के जाता है। फिर नोआर लाइला पर कॉम्प्लीमेंट करता है, वाह यार तुम तो बड़ा अच्छा लड़ती हो। लाइला थोड़ा भाव खाती हुई बोलती है, नहीं इतनी कुछ खास बात नहीं है, मेरे माँ बाप बड़े स्किल एडवेंचर हैं, मैं तो बस सिटी में पढ़ने आई थी लेकिन पता नहीं कैसे मो गिल्ड ज्वाइन कर लिया। नोआर भी अपने आप को थोड़ा कैजुअली इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है मैं ऑर्डन गिल्ड से हूँ। राइवल गिल्ड के बावजूद दोनों अपने बीच दोस्ती का रिश्ता शुरू करते हैं और आगे ये रिश्ता और भी बढ़ सकता है, अब सोच लो तुम लोग। तभी मो गिल्ड का लीडर एंट्री मार के आता है लेकिन नोआर को उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब सा लग रहा था, सस्पिशियस वाला। लीडर नोआर और लाइला को ग्रेविटी पावर का यूज करके रोकता है। नोआर तभी रियलाइज करता है कि बंदा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और ये अपना भेष बदल के घूम रहा है। फुल शेरलॉक होम्स मोड ऑन करके एक पत्थर मार के वो उसकी इयररिंग गिरा देता है। जैसे ही इयररिंग गिरती है बंदा अपने असली शक्ल दिखाता है और वो असल में लीडर नहीं फैंटम चोर का पार्टनर निकलता है। बंदा फुल विलन वाइब में बोलता है कि उसका प्लान एमा से शादी करना है। नोआर का गुस्सा फुल ऑन हो जाता है। वो गुस्से से बोलता है, तू एमा को लेके सपने में ही रहेगा, ये लड़की मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि समझ जाओ। फिर एमा को होश आ जाता है। वो फुल हीरोइन मोड में अपनी विंड पावर का यूज करके विलन पर अटैक कर देती है। नोआर भी अपने एक धांसू पंच मारता है और विलन को जमीन पर लेटा देता है और बोलता है भैया सो जाओ अब तुम गए। फिर बाद में एमा के पेरेंट और काउंट नोआर को फुल तरीके से उसकी तारीफ करते हैं उसकी ब्रेवरी के लिए। वो लोग बोलते हैं बेटा तुम्हारे लिए रिवॉर्ड रेडी है और नोआर के फैमिली को एक दुकान की जगह मिल जाती है। नॉट ओनली दैट रेंट भी इतना कम मिलता है कि उनको तो लगता है कि उनकी लॉटरी लग गई। बताओ ये सब सिर्फ उसके एक नालायक लड़की की वजह से हुआ है जो अब नालायक नहीं रहा। नोआर की मम्मी और बहन अब स्टोर की डेकोरेशन के बारे में सोच रहे हैं जबकि उसका नल्ला पापा क्लीनिंग हैंडल करेगा। एमा नोआर को बोलती है वो भी उसकी हेल्प करना चाहती है लेकिन इधर एलिस को जेलसी का फुल ब्लास्ट होने लगता है जब वो एमा और नोआर को इतना क्लोज और चिपका हुआ देखती है। अगले दिन स्कूल में प्रोफेसर एलेना इंट्रोड्यूस करती है लाइला को एज अ न्यू स्टूडेंट जो अभी अभी विदेश से आई है। एलेना ये देख के सरप्राइज होती है कि लाइला पहले से ही एमा और नोआर को दोनों को जानती है। प्रोफेसर लाइला को फिर उन्हीं दोनों के साथ बैठा देती है, बोलते जानती तो हो तुम उन दोनों को, उन्हीं के साथ बैठ जाओ। लेकिन इस सब से नोआर के लड़के लोगों की बहुत ही ज्यादा जल जाती है क्योंकि उनको लगता है नोआर की लाइफ में सिर्फ मजे ही मजे हैं। पहले तो उसके पास एक तरफ है एमा और अब आ गई दूसरी तरफ नई नई लड़की। बाद में एकेडमी के बच्चे प्रिपेयर होते हैं एक खास आउटडोर ट्रिप के लिए जो है हॉट स्प्रिंग के मजे लेना। जब सब निकलने लगते हैं प्रोफेसर एलेना थोड़ा ज्ञान बताते हुए कहती है ये जगह जितनी शांत और सुकून भरी दिखती है उतनी है नहीं, यहाँ है एक ट्विस्ट। और वार्निंग देते हुए कहती है रास्ते में हमारा मॉन्स्टर से सामना हो सकता है। क्लास के कुछ लड़के तो फुल एक्साइटेड हैं एमा को नहाते देखने के लिए। एमा और बाकी लड़कियां नोआर को बोलती हैं सुनो बाबू ये लड़के जो भी झोल झपाट कर रहे हैं ना, लेकिन इनमें से कोई भी लड़का हमारी बॉडी और हमारी ना देख पाए, तुम देख लो तो चले।
लेकिन इनमें से कोई नहीं, समझ जाओ। इस सब की जवाबदारी अब तुम्हारे ऊपर है। जब ग्रुप वॉक कर रहा होता है तब एक फेरी आ जाती है जो लड़कियों को बहुत ज्यादा क्यूट लगती है, लेकिन नॉर अपनी एनालिटिकल आई से नोटिस करता है ये फेरी वैसे तो सीधी सादी दिखती है लेकिन उतनी है नहीं, क्योंकि इसके पास मॉन्स्टर को कंट्रोल करने की ताकत है और ये सबको उल्लू बना सकती है। फेरी बोलती है कि तुम लोग हॉट स्प्रिंग जा रहे हो ना, मेरे पास एक शॉर्टकट रास्ता है जो केव से होते हुए जाता है और सीधा हॉट स्प्रिंग पर निकलता है, बताओ चलोगे? लेकिन केव के अंदर नोआर अपनी तलवार निकाल लेता है। फेरी थोड़ा ड्रामा करती है, बोलती है अरे शॉर्ट क्यों निकाल रहे हो, लड़ाई से मेरी फट जाती है। नोआर को कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी फटे या 4 हो जाए। नोआर बोलते हैं मैडम जी मेरी भी फटती है ऐसी केव में बिना हथियार घूमने में। नोआर को आगे केव में एक वॉल दिखती है और उसके अंदर रहते हैं बहुत सारे होल और वो समझ जाता है आगे कोई ना कोई ट्रैप है। जैसे ही नोआर फेरी का असली प्लान एक्सपोज करता है, फेरी का मास्क उतर जाता है और उसका असली रूप सबके सामने आ जाता है और उसी वक्त होल में से एक आर्मी ऑफ मॉन्स्टर निकलते हैं जो फेरी के कंट्रोल में है, क्योंकि वो मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकती है, ये उसकी स्किल है, मैंने बताया था ना। लेकिन सभी स्टूडेंट फुल जोश में है, लड़कियों को नहाना है और लड़कों को उन्हें नहाते हुए देखना है, इसलिए वो सब फटाफट मॉन्स्टर को मार गिराते हैं। इस इंसिडेंट के बाद प्रोफेसर सबको फिर से ज्ञान पेलने लगती है और बोलती है मैंने बोला था ना ध्यान रखो, ये सब मॉन्स्टर क्यूट हरकतें करते हैं इंसानों का गार्ड डाउन करने के लिए और उन्हें मार डालते हैं। लेकिन कोई बच्चे कोई बात नहीं सुनते, वो लोग फुल एक्साइटेड थे क्योंकि उनको अपनी फाइनल डेस्टिनेशन के पास जाना था और वो वहां पहुंच गए थे। लड़के तो कुछ ज्यादा ही खुश थे, जैसा आपको पता है। ग्रुप फाइनली होटल पहुंचता है जहां ओनर बोलती है मैन और वुमेन अलग अलग बात करेंगे और पहले लड़कियां नहाएंगी। तो सभी लौंडे लपाड़े प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि कैसे लड़कियों को नहाते हुए देखेंगे और मास्क पहनते हैं ताकि कोई भी उन्हें पहचान ना पाए। और ये है उनका फुल प्रूफ प्लान लड़कियों को देखने का। देखो अगर प्लान बनाते तो थोड़ा दिमाग से बनाते। पहली बात तो ऐसा चिल्ला चिल्ला के बोलते नहीं जिससे लड़कियों को तुम्हारे ऊपर शक नहीं होता और धीरे से जाके देख लेते। लेकिन ये सब है लड़के मंद बुद्धि, क्या कर सकते हैं। सभी लड़के नोआर के पास आते हैं, बोलते भैया तुम भी मास्क पहन लो, तुमको नहीं देखना चलना क्या? नोआर साफ मना कर देता, बोलते भैया मेरे को नहीं देखना, तुम ही लोग देखते रहो, ऐसी गंदी गंदी चीजें मैं नहीं करता, मेरे को तो सामने से मिल जाती ना इसलिए। और वैसे भी नोआर ने लड़कियों से वादा कर चुका है कि वो इन नल्ले लोगों को उनको देखने नहीं देगा। अब सब लड़के नोआर को गद्दार घोषित कर देते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं सीधा हॉट स्प्रिंग की तरफ जहां लड़कियां नहा रही हैं। लेकिन प्रोफेसर हीरो बन के आती हैं और अर्थ वॉल बनाती हैं जिससे लड़के उसमें जाके क्रैश हो जाते हैं। प्रोफेसर फुल स्वैग में बोलती है अब मुझे कोई रोक नहीं सकता और मेरे से आगे कोई जा नहीं सकता, जाके बता दो तो मान जाऊं। नोआर लड़कों के लीडर को पकड़ लेता है जो फिर अपना दुखड़ा सुनाता है। भाई ने अपनी सारी सेविंग इसलिए उड़ा दी कि वो बॉडी और मसल बनाए क्योंकि उसे सिर्फ अपने क्लासमेट को नहाते हुए देखना है। भाई की डेडिकेशन देख रहे हो, बताओ इतने में तो नई रस्सियां न जाती। जैसे ही वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है वो खुद भी कमेंट करता है देखो भाई कितना हो गया ना हट्टा कट्टा, सब लड़कियां मेरे डोले सोले में फ्लैट हो जाएंगी। नोआर उसे समझाने की कोशिश करता है अरे भाई ये सब जरूरी नहीं है, टाइम आने पर तुम्हें मिल जाएगा, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया। लेकिन लीडर फिर भी अटैक कर देता है। नोआर फुल हीरो मोड ऑन करके उसको पकड़ के धरती पर पटकता है। फिर एक और चिरकुट क्लासमेट लड़कियों के बाथरूम की तरफ भाग जाता है। वॉर मोड में नोआर उसका भी पीछा करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई और लड़का अंदर घुसे। लेकिन वो लड़का फुल तेजी निकालता है और पूल तक पहुंच जाता है, वो भी नोआर के साथ। नोआर अपनी आंखें तो बंद कर लेता, नहीं मानी देख सकता, पाप है पाप। और ये ज्ञानी भैया सामने से लड़कियों को बोलते यहाँ से जल्दी भागो, यहाँ एक लड़का आ गया, मतलब 2 आ गए। लेकिन जैसे ही नोआर अपनी आंखें खोलता है समझता है कि लड़कियां तो फुल ड्रेस ऑन है। ये कैसा प्लॉट ट्विस्ट है? अरे मैं बताता हूँ ना, प्रोफेसर एलेना ने सभी से पहले ही बोल दिया था कि कपड़े मत उतारना क्योंकि ये सब नोआर को टेस्ट करने का प्लान था। बताओ कितना बड़ा प्लान बना के बैठे थे सब लड़कियां। उनको देखना था कि लड़कों के ग्रुप में नोआर शामिल होता है कि नहीं। लेकिन नोआर पूरा थक चुका है, सबको रोकने में अपनी एनर्जी उसने यूज कर डाली और पानी में बेहोश हो जाता है। जब नोआर को होश आता है वो हॉट स्प्रिंग में होता है अपने क्लासमेट के साथ, मतलब लड़कियों के साथ। प्रोफेसर आके उसे कहती है बेटा बस एक टॉवल
टॉवल अपनी कमर के पास और एक और से अपनी आंख को कवर कर लो, बाकी किसी चीज की टेंशन मत लो, मैंने सभी लॉन्डो को कमरे में लॉक कर दिया है। अब नोवार ने लड़कियों का टेस्ट पास कर लिया है, उसका रिवॉर्ड तो उसको मिलना चाहिए ना। प्रोफेसर एलेना उसको स्पेशल परमिशन देती है कि वो लड़कियों के साथ चिल कर सकता है हॉट स्प्रिंग में। कुछ लड़कियां नोवार को अपने तरबूज के मजे देती हैं, जिसमें प्रोफेसर एलेना भी शामिल है। और नोवार अब रियलाइज करता है कि इस सब से उसने 10,000 LP कमा लिए हैं। नेक्स्ट डे नोवार की शॉप ओपनिंग में तीनों लड़कियां वहां आके उसकी मदद करती हैं। फिर नोवार के घर वाले बैठ के दुकान का नाम डिसाइड करते हैं। आखिर में टाइगर सन के सजेस्ट किए हुए नाम स्टार्ड या ऑडिटीसीज पर सब मान गए। सबको लगा ये नाम ज्यादा सही बैठता है दुकान के लिए, और दुकान का नाम फैमिली का लास्ट नेम ही होना चाहिए। नोवार के पेरेंट्स और बहन भी आए और वो लोग पैम्पलेट बना रहे थे दुकान का प्रमोशन करने के लिए। ऊपर से टाइगरसन भी बाहर बैठ के दुकान का प्रमोशन करने में बिजी था। जब बहुत सारे लोग कस्टमर बन के दुकान में घुसते हैं और सामान में इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो ये सब देख के नोवार और सब लोग खुश हो जाते हैं। नोवार एक मूवमेंट के लिए सोचता है अपनी सारी अचीवमेंट के बारे में और ये मान लेता है ये सब उसकी टीचर ओलिविया की वजह से पॉसिबल हुआ है। फिर वो डिसाइड करता है कि ओलिविया को जाकर मिले और उसकी चेन को तोड़कर उसके आजाद कर दे और उसको आजाद परिंदा भी बना दे जो हवा में उड़ सकती है। लेकिन ओलिविया चिल मोड में रहती है और कहती है बेटा टेंशन ना ले, मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन नोवार जिद्दी है और वो ग्रेट सेज को बुला लेता है पूछने के लिए कि बिना ओलिविया को नुकसान पहुंचाए या मारे उसकी चेन कैसे तोड़े। ग्रेट सेज बताता है एक क्लू मिला है बेटे, उसके लिए तुमको डंजन के 15th फ्लोर पर जाना होगा। नोवार फटाफट डंजन में घुस जाता है, लेकिन 14th फ्लोर पर एक चालाक टेस्ट उसे मिलता है। दो रास्ते होते हैं, एक 2 लोगों के लिए और दूसरा एक बंदे के लिए। नोवार एक बंदे वाला रास्ता चूज करता है, लेकिन उसका पोपट हो जाता है क्योंकि उस रास्ते पर एक पतली सी रस्सी जैसा रास्ता होता है और अगर नोवार नीचे गिरता है तो वो छेदी सिंह बन जाएगा क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा कांटे लगे हुए हैं। और मेन बात तो ये उसको ये रास्ता बिना कोई सुपर पावर के पार करना होगा। नोवार को समझ आता है ये रास्ता तो आसान नहीं होने वाला और उसकी लगने वाली है, तो नोवार अपनी बंदी एमा से एडवाइस लेने चला जाता है। दोनों एक पार्क में मिलते हैं और नोवार अपनी पावर के बारे में और डंजन का राज एमा को बता देता है। उसके साथ ये भी शेयर करता है कि ओलिविया को उसकी चेन से आजाद करने का उसे जुनून सवार है। एमा अपना हाथ पकड़ के कहती है चिल मार, मैं तेरे साथ हूं ना, तू मुझ पर भरोसा कर सकता है, मैं तेरी पूरी हेल्प करूंगी जैसे अभी तक करते हुए आई हूँ। नोवार डिसाइड करता है कि वो एमा को लेके 2 बंदे वालों रास्ते पर जाएगा क्योंकि ऐसा लगता है कि वो थोड़ा इजी होगा। जब वो दोनों उस रास्ते से गुजरते हुए एक रूम में घुसते हैं, उनका स्वागत छोटे छोटे गॉब्लिन मिलकर करते हैं और डिमांड करते हैं कि अपने हथियार और अपना खाना दे दो। नोवार अपनी डायमेंशनल पॉकेट की पावर यूज करके गॉब्लिन को कुकीज देता है। गॉब्लिन कुकीज को देख के पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते ओ ये क्या है, आज तक नहीं खाया मैंने। लेकिन जब खाते हैं तो उनको कुकीज इतनी पसंद आती है कि वो तो पागल हो जाते हो, भगवान क्या मिल गया हम लोग को ये, आज तक हमने ये क्यों नहीं खाया। लेकिन नोवार हो गया थोड़ा बहुत चालाक, वो नेक्स्ट टाइम कुकीज में पॉइजन मिला के देखता है और बेचारे छोटे छोटे गॉब्लिन निपट जाते हैं। आखिरकार गॉब्लिन को मारने के बाद वो दोनों 15th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और एक रूम में आते हैं। वहां जाके वो देखते हैं कि ओलिविया चेन में बंधी हुई है। नोवार शॉक में आ जाता है ये सोच के कि मास्टर की जुड़वा बहन है क्या, एक ऊपर और एक नीचे। फिर एमा अपने विंड मैजिक का यूज करके इस ओलिविया की चेन तोड़ देती हैं जो गोल्डन कलर की थी। लेकिन जैसे ही वो दोनों ओलिविया के पास जाते हैं वो लोग समझ जाते हैं ये कोई जुड़वा बहन नहीं है, ये ओलिविया की एक क्लोन है। नोवार ओलिविया पर अटैक करता है, लेकिन नकली ओलिविया नोवार के स्टोन बुलेट को एक झटके में तोड़ देती है और फायर ड्रैगन पंच मार के एमा को गिरा देती है। दोनों लोग कुछ करने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ काम नहीं करता। फिर नोवार भगौड़ा बनते हुए पोर्टल बना के वहां से भाग जाता है। फिर नोवार और एमा वापस अपने असली टीचर के पास आते हैं जो है असली ओलिविया। जब ओलिविया एमा को देखती है तो वो थोड़ा जेलस होती है। नोवार दोनों को इंट्रोड्यूस करता है और बताते हैं कि ये जो ओलिविया दिख रही है वो है असली ओलिविया और जो हमें नीचे मिली थी वो थी नकली ओलिविया। एमा बहुत स्मार्ट बनते हुए बोलती है और पूछती है ओलिविया क्या तुम्हारा कोई वीक स्पॉट है जिससे हम नकली ओलिविया से लड़ाई जीत सकते हैं। ओलिविया थोड़ी मस्तियां मारते हुए कहती है अरे ये तो मैं नहीं बताने वाली क्योंकि तेरा दिल मेरे दिल से बहुत बड़ा है। लेकिन पर हंस के बोलते हैं मैं तो मजाक कर रही
थी तो मैं अपनी जान रिस्क पे डालने की जरूरत नहीं है, वो भी मेरे लिए। फिर नोआ थोड़ा सेंटी हो जाता है और ओलिविये से पूछता है तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो? मैं तो तुमको जानता भी नहीं था, लेकिन तुमने मुझे अपनी पावर पहले ही मुलाकात में दे दी। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया, अभी तक मैंने तुम्हारी जान भी नहीं बचाई। शहर वापस पहुंचते ही एमा एक आइडिया देती है, नोआर मेरे डैड के एक हिस्टोरियन दोस्त से मिल ले, शायद उसे कुछ क्लू मिल जाए ओलिविये के वीक पॉइंट के बारे में, ताकि हम उस कॉपी को हमेशा के लिए उड़ा दें। अगले दिन नोआर लोला और लूना से मिलता है, जो तुरंत उसकी थकावट स्पॉट कर लेती हैं। दोनों उसको मसाज ऑफर करती हैं, जिससे उसकी एलपी भर जाती है। उसके बाद लाइब्रेरी में वो घुस जाता है, पता करने के लिए कि वो कॉपी ओलिविये को कैसे हरा सकता है। उसको वहां सैक्रिफाइस स्किल के बारे में पता चलता है, जिससे वो अपनी स्किल को सैक्रिफाइस करके बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है। लाइब्रेरी से निकलते ही नोआर डिसाइड करता है कि वो 10,000 पॉइंट यूज करेगा ये नई स्किल लेने के लिए। चलते चलते सड़क पर नोआर को अनएक्सपेक्टेडली ओलिविये की नकली कॉपी मिल जाती है। वो कॉपी अपना मकसद बताती है, तुझे खत्म करने के लिए ही मैं असली दुनिया में आई हूँ, समझ में आया क्या नल्ले आदमी? और वो ये भी रिवील करती है कि मेरे पास रियल ओलिविये की पूरी पावर्स हैं, और वो ये भी बताती है कि वो असली ओलिविये को बहुत ज्यादा दर्द देती है। ये सुन के नोआर का खून खौलता है। वो अपनी सैक्रिफाइस पावर का यूज करके अपनी दूसरी एबिलिटी ट्रेड करता है ताकि एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल पाए। फिर एक बड़ा सा लाइटनिंग बोल्ट फेंकता है उस कॉपी पर, लेकिन वो इजीली डॉज कर लेती है। बदले में कॉपी अपनी तलवार से नोआर को छाती पे एक कट मार देती है। जैसे ही वो धीरे धीरे नोआर की तरफ आगे बढ़ती है अपना फाइनल अटैक करने के लिए, और नोआर भैया को समझ में नहीं आता कि वो बचने के लिए क्या करें। असली ओलिविये को डंजन में एहसास हो जाता है कि नोआर मरने वाला है, लेकिन वो कहती है नोआर अभी नहीं मरो। उसी टाइम ओलिविये को 200 साल पुरानी अपनी एक मेमोरी याद आती है, जब एक छोटे लड़के ने, जो नोआर की तरह ही दिखता था, बार बार उसे टीचर बनने के लिए कहा था, लेकिन ओलिविये ने हर बार उसे मना कर दिया था, बोलते है मानिए शिकारी तेरे को भाग इधर से। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा ओलिविये उसकी डेडिकेशन देखकर उससे धीरे धीरे अटैच हो गए, लेकिन फिर एक दिन ट्रेजेडी हो गई जब उसने सुना कि वो लड़का मारा गया, वो भी अपनी बहन को बचाने के लिए। वो भी ओलिविये से मिली हुई नॉलेज से उसने गोलम से लड़ाई की थी, लेकिन हारा गया। ओलिविये का ये सोचकर ही दिल टूट गया कि वो मारा गया है। ओलिविये उसकी कबर पर गई और बहुत ज्यादा रोई, ये सोचकर कि अगर उसने उस लड़के को अच्छे से सब कुछ सिखाया होता तो शायद तक आज वो उसके सामने जिंदा खड़ा होता। फिर 200 साल तक डंजन में बंद रहने के बाद ओलिविये की जिंदगी तब बदली जब नोआर आया, जो सेम टू सेम उसी लड़के के जैसे दिखता था जो 200 साल पहले मारा गया था। ओलिविये के मन में बहुत गिल्ट था। पहले मुलाकात में ओलिविये ने नोआर को अपनी पूरी पावर दे दी, बस ये सोचकर कि क्या पता आगे जाके ये लड़का भी पहले वाले लड़के के जैसे निपट जाए, इसलिए वो जबरदस्ती उसकी मास्टर बन गई। प्रेजेंट में नोआर का मौत उसके आगे खड़ी थी जब कॉपी उस पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन पता नहीं कहां से एमा बीच में आती है, एक धमाकेदार केक उसको मारती है। लोला और लूना ये सब देखकर शॉक है। नोआर को देख के लूना परेशान हो जाती है और हीलिंग शॉट उस पर फायर करती है। लायला भी आती है डिक्लेयर करते हुए कि मैं नहीं चाहती कि नोआर अकेले ये सब फेस करे। वो उसे अपना दोस्त और राइवल दोनों के रूप में देखती है और पति के रूप में भी। नोआर उन्हें कॉपी की ताकत के बारे में बताता है, बोलते बेटी लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, मार मार के लाल कर देगी, भग जाओ इधर से। लेकिन लड़कियां मदद करने के लिए फुल ऑन तैयार थीं, क्योंकि नोआर ने उन सब की कभी ना कभी मदद की थी। सभी लड़कियां अपना अटैक कॉपी पर लॉन्च करती हैं, पर कॉपी तो एकदम पावर पैक इंसान है, वो जीत जाती इन सबसे। नोआर को अब याद आता है वो अभी तक पहले के अटैक से रिकवर नहीं हुआ। लूना की हीलिंग एबिलिटी घंटा कोई काम नहीं आई। जैसे ही कॉपी एमा की तरफ बढ़ती है, लोला बैरल उठा उठा के उसके ऊपर मारती है, लेकिन कॉपी एक बैरल को आसानी से वापस कर देती, ले बहन तू ही रख ले। लूना जल्दी से लोला और एमा को हील करती है। जब नोआर अपनी एडेड स्किल का इस्तेमाल करके कॉपी की शॉट की ताकत को नलिफाई करता है ताकि लायला उसे तोड़ सके, लेकिन कॉपी फिर से काउंटर अटैक करती है और फायर ड्रैगन पंच से नोआर को जमीन में गिरा देती है। पहले तो नोआर सिर्फ चिल्ला रहा होता है, लूना लायला को हील करो, क्योंकि कॉपी ने सब पर स्पेल डाला है। अब सब लड़कियां उसके एन्चांटमेंट में फंस गई हैं और कुछ नहीं कर पा रही। कॉपी फिर से नोआर की तरफ फायर
फायर का एक और वेव लॉन्च करती है। नोआर रियलाइज करता है कि कॉपी ने उसकी एबिलिटी को स्लो कर दिया है। प्रेशर महसूस करते ही नोआर स्ट्राइक से बचने की कोशिश तो करता है, वो भी अपने स्टोन बुलेट से, लेकिन कॉपी उसे वापस से मार गिराती है। कॉपी नोआर से कहती है हार मान लो, लेकिन नोआर की आंखों में एक चिंगारी है जो कह रही है मुझे ओलिविये को आजाद करना है, मैं हार नहीं मान सकता और उसको आजाद करके उसको आजादी दे दूंगा। नोआर अपना करेज इकट्ठा करता है और एक बार फिर अपना सैक्रिफाइस पावर एक्टिवेट करता है, एक पावरफुल अटैक लॉन्च करता है कॉपी के खिलाफ और पहली बार उसे खुद को डेंजर महसूस होता है। लेकिन ओ नो, उसकी स्ट्राइक का कोई असर नहीं होता क्योंकि कॉपी की स्किल तो है बिल्कुल बैल बुद्धि जैसे, मतलब बहुत ही ज्यादा टफ है। कॉपी बहुत सारे अटैक चालू करती है, बार बार नोआर को मारती है और आसमान में उड़ा देती है और तब कॉपी मैसिव फायर ड्रैगन अटैक करती है। नोआर हैरान है उसकी एंडलेस एनर्जी देखकर। क्लोन चिल्लाती है नोआर तुम मरने वाले हो। उस क्रिटिकल मूवमेंट में नोआर की याद में उन सब लड़कियों की तस्वीर आती है जो उस पर प्रोटेक्ट करने का भरोसा करती हैं। नोआर अपनी ताकत इकट्ठा करता है और वो खुद को संभालते हुए खड़ा होता है। अपनी स्वॉर्ड को उठाकर वो फायर ड्रैगन को एक ही झटके में बीच से काट देता है और अपनी तलवार को कॉपी के सर में मार देता है। तब ये पता चलता है कि कॉपी का असल रूप एक मैजिकल चेन है जो ओलिविये को बंदी बनाकर रखती थी। नोआर मैं तुम्हें मारना चाहती थी लेकिन मर गई, ये बोलती है कॉपी डिस्ट्रॉय हो जाती है। नोआर अब थकावट से भरा हुआ है और वो घुटनों के बल गिर जाता है क्योंकि उसने इस बैटल में अपनी ऑलमोस्ट सारी एलपी खत्म कर दी है। लेकिन जब लड़कियां उसको हक करती हैं तो उसकी एनर्जी वापस रिफिल हो जाती है। मॉर्टल चेन को तोड़ने के बाद नोआर जल्दी से ओलिविये के पास जाता है। ओलिविये अब आजाद है और डंजन से बाहर आके पहली बार 200 सालों में सनराइज को देखती है। वो खुशी से कहती है मैं आजाद हो गई, अब मैं आजाद परिंदा हूँ, कहीं भी उड़ सकती हूँ। ये सुनकर नोआर की आंखें खुशी से भर जाती हैं और वो ओलिविये की तरफ दौड़ता है और उसे एक टाइट हग करता है और रोते हुए उससे कहता है आपने मुझे क्यों नहीं बताया, आपको उस चीनों में इतने सालों से दर्द हो रहा था, आप हमेशा मेरे साथ स्माइल से बात करती थी, ये जान के मुझे बहुत दुख हुआ। ओलिविये मुस्कुराते हुए कहती है मैं नहीं चाहती थी तुम्हें कोई बर्डन फील हो। वो नोआर की तरफ देखकर शुक्रिया अदा करती है, अगर तुम नहीं होते छोटे बालक तो मैं हमेशा के लिए उस लीचड़ डंजन में अकेले फंसी रहती। इस सबसे नोआर बहुत ही इमोशनल हो जाता और कहता है तुमसे मिलकर मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई, तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता, मैं अभी भी एक नल्ला बैरोनेट का लड़का होता। कुछ दिनों बाद दोनों डंजन के दरवाजे के सामने खड़े हैं। नोआर अपनी विश शेयर करता है मुझे 15 फ्लोर कंप्लीट करके आगे बढ़ना है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना है जो आपको और सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। ओलिविये कहती है अगर तुम इस डंजन के 100th फ्लोर को पार कर लेते हो तो तुम मेरे जितने स्ट्रांग हो सकते हो। ये कहकर ओलिविये बाहर ही रुकती है और नोआर डंजन का बड़ा सा दरवाजा खोलता है और तैयार है एक और नए एडवेंचर के लिए। और यहाँ ही ये सीजन खत्म होता है, इसका कोई भी सीजन 2 नहीं है तो मैं वीडियो नहीं बना सकता। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बता देना, सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना नहीं करो, और क्या बोल दूं मैं, बाय।